चीज जो है बेसिकली। अच्छा, एक चीज ये मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, सो इन केस अगर ये छूट जाए क्लास, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस रिकॉर्डिंग को सेव करके रखा जाए ताकि आप सबको बाद में हेल्प मिल सके। हाँ, तो इस चीज को हम शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, इसमें 4 मेन सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो इन चारों सब्जेक्ट को हम एक-एक करके टैकल करेंगे। प्रयास रहेगा कि उसके साथ एनवायरनमेंट भी किया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी किया जाए। और जब ये सब कुछ हो जाए तो करंट अफेयर्स जो है, उसका भी जो पिछले 1 साल का है, वो हम तैयार करें करंट अफेयर्स को। क्योंकि क्या होता है कि जब हम करंट अफेयर्स करते हैं ना, तो एक तो आपको 1 साल का करंट अफेयर्स अभी तैयार हो जाएगा। जिन्हें एग्ज़ाम नहीं देना उनके लिए भी, और जिन्हें एग्ज़ाम देना है उन्हें तो करंट अफेयर्स अपना प्रिपेयर करना ही है। तो आप दोनों के लिए, जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, उनके लिए ना एक कुशन का काम करेगा ये करंट अफेयर्स का भी सेशन। पर कितना कर पाएँगे ये देखने वाली बात होगी, फ्यूचर की बात है। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, ठीक है? सो आर यू रेडी? सब के सब रेडी हो? यस सर। लड़कियाँ गर्ल्स आर नॉट रेडी। यस, ठीक है। अच्छा, यस। ऑलराइट, ठीक है। हम लोग अभी करने वाले हैं हिस्ट्री से शुरुआत। अब हिस्ट्री में जैसे आप सबको पता होगा हिस्ट्री क्या होती है। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको डिबेट नहीं करवाऊँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बताता हूँ हिस्ट्री क्या है। बेसिकली हम हिस्ट्री उसी को कहते हैं जो कि जो टाइम पीरियड का हमारे पास रिटन एविडेंस हो और हम उसे पढ़ पाए हों। ये 2 कंडीशन होती है। जैसे कि आज यदि आप देखते हैं कि आप हिंदी लिखते हैं, आप जैसे यहाँ पे सबका नाम शो कर रहा है। ये किस किस लिपि में शो कर रहा है? रोमन लिपि में, ठीक है? विद्यानंद, छाया, हर्ष और मुस्कान, ये चारों का नाम आपका इंग्लिश में शो कर रहा है। बेसिकली नाम हिंदी है, लेकिन स्क्रिप्ट आपकी रोमन है। तो ठीक इसी प्रकार यदि ये नाम रिटन फॉर्म में नहीं होता या ऐसी कोई हमें जो क्या कहते हैं, जो साहित्य है वो हमें प्राप्त नहीं होता, तो हम इसे हिस्ट्री नहीं कहते। ठीक है? तो इसका मतलब है हिस्ट्री हम उसी टाइम पीरियड को कहेंगे, जिस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास एक रिटन एविडेंस हो, चाहे किसी स्क्रिप्ट में हो, उससे मैटर नहीं करता, रिटन एविडेंस होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये कि उस एविडेंस को, उस रिटन स्क्रिप्ट को हम पढ़ पाएँ, हम उसे डिसाइफर कर पाएँ। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हिस्टोरिक पीरियड माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक पूरा मिलता है स्क्रिप्ट, जिसे हम कहते हैं कि हम राइट टू लेफ्ट भी लिखते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट भी लिखते हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों साइड चलता है। तो वो स्क्रिप्ट तो हमें मिली है, लेकिन क्या हम उसे अभी पढ़ पाए हैं? तो नहीं पढ़ पाए हैं। तो यदि हम पढ़ नहीं पाए उसे, अभी हम उसे समझ नहीं पाए हैं, तो वो हम माना जाएगा कि वो हिस्ट्री नहीं है, वो हिस्टोरिक पार्ट नहीं है। तो फिर अगर हम बात करें कि स्टोन एज क्या है फिर? तो स्टोन एज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका तो हमें स्क्रिप्ट भी प्राप्त नहीं होता। ब्रॉन्ज एज तो वो भी नहीं है, क्योंकि ब्रॉन्ज एज में भी हमें हिस्ट्री प्राप्त नहीं होता। तो हिस्टोरिक पीरियड आखिर है कब से? तो हिस्टोरिक पीरियड है वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत से। जब से वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, ये मेरी कोई बायसनेस नहीं है, ये जो हिस्टोरियंस कहते हैं, उनकी ओर से मैं बता रहा हूँ। ये हिस्ट्री की डेफिनिशन मैंने नहीं दी है, ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने दी है। तो हो सकता है प्रीलिम्स में ऐसा कोई एक पॉइंट दे दिया जाए कि कैन वी कॉल दिस ऐसा आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ हिस्टोरिक पीरियड इन द आईज़ ऑफ हिस्टोरियंस। तो नो, इट इज़ नॉट। ठीक है? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हिस्टोरिक नहीं है। तो फिर वो क्या है आखिर? वो है आपका प्रोटो हिस्ट्री और स्टोन एज है प्री हिस्ट्री। अब देखो इसमें क्या कन्फ्यूजन है? बेसिकली जो भी हिस्ट्री नहीं है, वो है प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले का पार्ट। तो उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। लेकिन चूँकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें स्क्रिप्ट तो मिलती है, लेकिन हमारी कमी है कि हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। हमें उतनी मात्रा में स्क्रिप्ट हमें नहीं मिली है, इसलिए हम कहेंगे कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो टाइम है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसलिए उसे कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री, जो हिस्ट्री बनना तो चाहते हैं किंतु बन नहीं पा रहा है। ये क्लियर हुआ हिस्ट्री किसे कहते हैं? यस यस सर। सर। ठीक है, ऑलराइट। तो आज जो हम लोग करेंगे इसमें, वो करेंगे पैलियोलिथिक एज से लेकर के, और प्रयास रहेगा कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और उसके बाद फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको अच्छे से करें। इसमें आपको कांसेप्ट भी बताया जाएगा बहुत स्पीड में, और साथ ही आपको इसके जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे याद करवाने का प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री तो हमने देखा कि वैदिक सिविलाइजेशन से शुरुआत हो रही है। किंतु उससे पहले का जो पार्ट है जिसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के सिलेबस में, वो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आज की एक क्लास में हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों को कंप्लीट कर लें। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री को देखते हैं। प्री हिस्ट्री जो है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में बेसिकली, या उससे ज़्यादा। कैसे? सबसे पहले आता है स्टोन एज,
ठीक है? उसके बाद आता है चालकोलिथिक एज, उसके बाद आता है आयरन एज। अब आयरन एज के साथ विडंबना ये है कि आयरन एज जो है, वो पूरी तरीके से प्री हिस्ट्री में भी नहीं आता और हम मानते हैं कि वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है, मतलब वो बीच का है कहीं का, ठीक है? क्योंकि महाजनपद काल से पहले का होता है, तो कई बार वो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद भी माना जाता है। तो यहाँ पे हम मोटा-मोटी हम देखेंगे आयरन एज से पहले का पार्ट, जो आयरन एज है उससे पहले का पार्ट देखेंगे कि हमारे पास स्टोन एज क्या है, ब्रॉन्ज एज क्या है और साथ ही हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है। हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि प्री हिस्ट्री में जो स्टोन एज है, स्टोन एज को भी हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है अलग-अलग पार्ट्स में, जैसे कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, ठीक है? इन सबको आप नोट करते जाएँगे। ये 3 जो है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब सबसे पहले कौन-सा आएगा? तो पैलियोलिथिक एज ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा? पहले जो आया, पहले अब 1 सेकंड में आपको लिख करके अगर होता है तो मैं दिखाता हूँ। हुँ। आप बताना मुझे व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है कि नहीं? अनएबल टू ये क्या हो रहा है? 1 सेकंड। व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा। मैं आपके ना चैट सेक्शन में टाइप करता जाऊँगा जो भी चीज़ होगा, ठीक है? तो जैसे पैलियोलिथिक है, ठीक है? पैलियोलिथिक एज को हम कैसे याद कर सकते हैं? जो पहले आया, जो पहले आया, ठीक है? जो पहले आया वो है पैलियोलिथिक एज। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा? मेसोलिथिक एज, ठीक है? मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का क्या मतलब? जो बीच में आया, मिडल में आया, ठीक है? जो मिडल में आया। क्या फिर है क्या हमारा नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक मतलब जो नया है, सिंपल सा, ठीक है? तो लास्ट में ये आएगा नियोलिथिक एज, जो नया है। अब यहाँ पे ना हम सबकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जो नया है। अब हम सबके ना कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कि यहाँ पे इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, नियोलिथिक एज में बेसिकली हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें हमें कुछ ऐसे हथियार प्राप्त होते हैं जो बहुत ही ब्लंट हैं, ठीक है? जो धारदार हथियार नहीं, छोटे-छोटे औज़ार हैं, पत्थरों के औज़ार हैं। अच्छा कमाल की बात है कि तीनों ही ऐज में ये पत्थरों के ही औज़ार हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे भी पत्थर के ही औज़ार मिलेंगे। लेकिन जो पैलियोलिथिक के औज़ार होंगे, जो हथियार होंगे, वो होंगे थोड़े मोटे-मोटे से, उसमें धार नहीं होगा बिल्कुल भी। तो वो है पैलियोलिथिक एज, क्योंकि वो सबसे पहले था, उस टाइम पे लोगों ने उतना विकास किया नहीं था। तो 10 लोग मिल करके जानवर को मारते थे, उस जानवर का हड्डी लेते थे और उसी हड्डी से कोई छोटा-मोटा हथियार बना लेते थे। जैसे कि कुल्हाड़ी बनाते थे और भी बाकी सारी चीज़ें बनाया करते थे। तो ये है बेसिकली पैलियोलिथिक एज। इसमें इन्हें क्या-क्या चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले उन्हें आग के बारे में नहीं पता था, ठीक है? उन्हें फायर के बारे में नहीं पता था, तो कच्चा मीट खाते थे वो लोग, ठीक है? उसके बाद फिर उन्हें और भी चीज़ें नहीं पता थी, जैसे और क्या नहीं पता थी? बताओ मुस्कान बताओ, फिर क्या बताया था? क्या चीज़ उन्हें नहीं पता थी? यस सर। पैलियोलिथिक एज वालों को क्या चीज़ नहीं पता थी? सबसे पहले तो सर आग जलाना नहीं आता था, ठीक है। खेती करने नहीं आता था, हुँ, जानवरों को शायद पालना नहीं आता ठीक था। है। हाँ। तो बेसिकली पैलियोलिथिक एज में उन्हें 3 चीज़ नहीं आती थी। नहीं आने वाली चीज़ याद रखनी है कि पशुपालन वो नहीं जानते थे। उन्हें आग जलाना नहीं आता था, तो आग नहीं जलाने आएगा तो ऑब्वियसली खाना भी पकाने नहीं आएगा और खेती-बाड़ी भी करने नहीं आती थी। तो ये है पैलियोलिथिक एज के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? अब इसमें क्या है ना, हम एक चीज़ जानते हैं कि जो होमो सेपियन है, ठीक है? जो हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हमें होमो सेपियन आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन कि हम कैसे बंदर से इंसान बने। तो जो हम हैं, ठीक है? हम क्या है होमो सेपियन सेपियन। तो होमो सेपियन बनने की जो है ना, वो प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। तो पैलियोलिथिक एज वाले होमो सेपियन थे, ठीक है? तो वो सब इंसान ऑलमोस्ट बन चुके थे, ऐसा मानना है। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि यूपीएससी भी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप यहाँ पे ना रुको कैरेक्टरिस्टिक्स पे, आप ये जानो कि आखिर हमें इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? क्योंकि हिस्ट्री जो है, वो सब कुछ फैक्ट्स बेस्ड पे है, ठीक है? वो आपका उस बेस पे है कि जो आपके पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के आपकी हिस्ट्री नहीं है। तो हमें प्रूफ देखना है कि कहाँ-कहाँ पे है। तो इसमें हम कुछ साइट्स देखेंगे जहाँ से हमें खुदाई में कुछ सामान मिला हो, ठीक है? तो सबसे पहले ना भीमबेटका आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लो और ये नोट करके रख लो, ठीक है? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है? और भीमबेटका की गुफाएँ में आपको क्या मिलता है, बहुत पुरानी-पुरानी एंशिएंट पेंटिंग मिलती है, क्योंकि इंसान की पेंटिंग होती है, जानवरों की पेंटिंग होती है, तो भीमबेटका की गुफा में मिलता है, ठीक है? और सेम है आदमगढ़, ठीक है? आदमगढ़ भी है वहीं पे। आदमगढ़ और ये जो भीमबेटका है, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है? भीमबेटका और आदमगढ़ जो है, ये गलती से आगमगढ़ लिखा गया, आदम है, एडीएएम, ठीक है? आदमगढ़, ये दोनों है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में।
कैसे याद करोगे? जो कि अब भीमबेटका क्या है, आपकी पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग मिली है कितनी पुरानी, तो वो भारत का हृदय है, भारत के इतिहास का हृदय है वो। कितनी हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग भी हमारे पास आज सुरक्षित है, तो भारत का हिस्ट्री का, भारत के कल्चर का वो हृदय है। और कहाँ से मिले? आदमगढ़, जहाँ पे इंसान रहता है, आदमी, इंसान, ठीक है? आदमगढ़। तो दोनों साइड मध्य प्रदेश में, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि भीमबेटका हृदय है भारत की हिस्ट्री का, भारत के कल्चर का। वो कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ से। मैं क्यों नहीं मिला? याद करने के लिए बता रहा हूँ कि आदमगढ़ जो इंसानों का गढ़ है, जो आर्मी का गढ़ है, वहाँ से मिला। तो हृदय है, हृदय क्या? अब मध्य प्रदेश जो है भारत के सेंटर में पड़ता है, अगर आप मैप देखोगे तो भारत का हृदय है। तो आदमगढ़ और भीमबेटका, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है? बेलन वैली। बेलन वैली कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश। अब हम उसे बेलन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे बेलन नाम की नदी है, ठीक है? बेलन नाम की नदी है, इसलिए हम उसे कहते हैं बेलन वैली, ठीक है? तो ये आपको ना याद रखना है कि यूपी की जो मम्मियाँ होती है ना, देखो आप बिहारी हो, ठीक है? आप सबके सब। किंतु जो आपके यूपी वाले फ्रेंड होंगे, वो आपको बताएँगे कि हाँ, उनकी मम्मी जब भी गुस्सा करती है ना, तो बेलन से मारती है, ठीक है? याद करने के लिए। उसके बाद फिर है सिंगी तलवार, ठीक है? सिंगी तलवार, SINGI, सिंगी तलवार, ठीक है? ये कहाँ पे? ये है राजस्थान में, ठीक है? इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखो, जहाँ की तलवार में सिंह जैसी धार हो, तीर जैसी धार हो, वो है राजस्थान। आप लोग को पता है राजस्थान राजपूतों का गढ़ है, उन लोगों ने काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्ट किया था इंडिया की पूरी टेरिटरी को, ठीक है? वो एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कभी भी डायरेक्टली ना ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आई, ना मुगलों के कंट्रोल में आई। उनके अंदर रहते हुए भी उनका हमेशा स्वतंत्र शासन चलता था। तो इसलिए वहाँ की तलवार जो है सिंह की जैसी तलवार है, बहुत बहुत शार्प तलवार है, इसलिए सिंगी तलवार राजस्थान, ठीक है? अगला है पहलगाम, ठीक है? ये सारे के सारे साइट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है? पहलगाम कहाँ पे है? कश्मीर में, ठीक है? कश्मीर में। अब ये मेरे ख्याल से याद करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहलगाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कश्मीर में। तो अब चलो वैसे भी याद कर लो, पहलगाम, जहाँ पे कि 370 हटाने की हमने पहल की। जहाँ से हम लोगों ने धारा 370 हटाने की पहल की, वो पहलगाम। वहाँ से हमें मिला है एक पेलियोलिथिक साइट। ठीक है? तो हमने ये भी याद कर लिया। उसके बाद फिर क्या है? अत्तिरम पक्कम, अत्तिरम पक्कम, ठीक है? ये कहाँ से है? तमिलनाडु से, ठीक है? तमिलनाडु। इसे कैसे याद करेंगे? देखो, इसके लिए ट्रिक आपको सोचना है क्या हो सकता है, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन क्योंकि खुद से भी कुछ दिमाग दौड़ाना चाहिए। लेकिन एक छोटा-सा हिंट ये है कि अत्तिरम पक्कम ये नॉर्थ इंडियन नाम तो नहीं लग रहा है एटलीस्ट, ठीक है? तो इससे आप याद रख सकते हो कि साउथ में है। अब साउथ में आप एकदम साउथ में चले जाओ, एकदम साउथ में चले जाओ। 2 राज्य मिलेंगे केरला और तमिलनाडु, तो इन दोनों में से आपको ध्यान रखना है। आप ट्रिक बनाओ, क्या बना सकते हो? एक हिंट दे सकता हूँ कि नाडु का मतलब होता है गाँव, या तो गाँव का ट्रिक बनाओ, नहीं तो नाडा, तमिलनाडु, नाडा जो पेंट का नाडा होता है, ठीक है? उस नाडे को ट्रिक बनाओ, कैसे बनाते हो आप बताओ, ठीक है? बाद में बताना मुझे कि आपने इसका क्या ट्रिक बनाया। पर ये याद रखो कि इंडिया के एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट में है, क्योंकि साउथ इंडिया का नाम हमें लग रहा है सुनने में, इसलिए अत्रम-पक्कम है तमिलनाडु का, ठीक है? क्या पैलियोलिथिक की साइट्स क्लियर हुई? याद हो गया सबको? यस सर। बाकी सबका भी आंसर चाहता हूँ। यस, ठीक है। यस सर। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान सो रही है, आधी नींद में है वो। यस सर। क्या नींद में हो उस पे यस सर बोली कि शायद। ठीक है, नींद से बाहर आओ, ठीक है? आँख पे पानी मार के आ जाओ नहीं होता तो, ठीक है? हम सब के सब पूरे होशो-हवास में क्लास ले रहे हैं। आँख पे पानी मार के आ जाओ फटाफट। ओके, ये हम लोगों ने देखा पैलियोलिथिक साइट्स। अब क्या है ना, इन पैलियोलिथिक साइट्स में से कुछ साइट ऐसी है जो कि मेसोलिथिक में भी जाती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो जगह आज है वो कल समाप्त हो जाएगी, या जो कल थी वो आज समाप्त हो जाएगी। जैसे यदि आप जाओ तो भीमबेटका की गुफाएँ पैलियोलिथिक एज में भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, है ना? तो ठीक इसी प्रकार कुछ साइट्स ऐसी है जो पैलियोलिथिक साइट में भी काउंट होती है, मेसोलिथिक में भी काउंट होती है और नियोलिथिक में भी काउंट होती है। तो देखो, इससे हमें ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कौन-सी साइट है, हम कैसे याद करें। ऑब्वियसली कहीं पे अगर कुछ सिग्निफिकेंस है, हम उसे याद कर सकते हैं, किंतु अगर ये ओवरलैप हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना डिटेल में आपको याद नहीं हो पाएगा। बेसिकली क्या याद करना है कि कौन-सी साइट किस जगह पे है, इसलिए मैंने जगह आपको स्पेसिफिकली बताई है। अब यदि कोई चीज़ ऐसी है, जो कि वहाँ पे मिलती है हमें कोई चीज़, जो वो किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो वो हमें याद रखना है कि आखिर वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है?
तो ये चीज़ है। अब जैसे हम मीज़ोलिथिक एज की बात करें, पैलियोलिथिक हमारा समाप्त हो गया, मीज़ोलिथिक एज की यदि हम बात करें, तो मीज़ोलिथिक एज में क्या होता है कि हथियार जो है ना, वो थोड़े शार्प होने लग जाते हैं, ठीक है? वो शार्प होने लग जाते हैं तो धार आने लग जाता है, जानवरों को मारना आसान हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है मीज़ोलिथिक एज में। किंतु यहाँ पे ना खेती अभी भी शुरू नहीं हुई। अब जैसे इसमें एक-एक चरण बढ़ रहा है, जैसे क्या हुआ, इसमें ना लोगों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया छोटे स्तर पर, ठीक है? लोगों ने एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। तो इसलिए खेती वो जो है डोमेस्टिकेशन तो शुरू हो गई हम लोग की, लेकिन खेती करना अभी भी नहीं आया मेसोलिथिक एज में। खेती करना कब आएगा? नियोलिथिक एज में, जो नया समय है, वहाँ पे नए समय में आपको आएगा खेती करना, तब तक आपको नहीं आता है। ठीक है? इतना क्लियर है? नियोलिथिक एज में ही आपकी होती है खेती-बाड़ी। भैया क्या हम लोग 6th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर? देखो, हम इसमें किसी क्लास स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं। हम इसमें जितनी भी आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक आ रहा है, उसका आगे इंडस वैली आएगा। ये आपका क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है? तो कोई एक स्पेसिफिक बुक हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और आप ये दिमाग में रखो कि आप कहीं से भी पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको एक पूरा ओवरऑल दे दिया जाएगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएँगे। आपको उपिंदर सिंह की किताब का भी इसमें टेक्स्ट मिल जाएगा, नितिन संघानिया की भी किताब का टेक्स्ट मिल जाएगा और एनसीईआरटीज़ का भी टेक्स्ट मिल जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए कोई एक स्पेसिफिक हम लोग बुक फॉलो नहीं कर रहे। हालाँकि यदि आपको पढ़ना है तो आप किसी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि यदि आप बिगिनर हो तो एनसीईआरटी को आप फॉलो कर लो। अदरवाइज़ ना आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, वो टॉपिक का नाम डालो, जैसे कि डालो कि हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज। स्टोन एज आगे लिखो यूपीएससी। गूगल सर्च करो, आपको ऊपर में कई सारे साइट्स आ जाएँगे यूपीएससी के रिलेटेड। आप उस साइट्स को खोलो, यदि आपके पास किताब नहीं है तो उस साइट पे जाओ, वहाँ से ओवरव्यू ले लो। तो रिवीजन का वो तरीका हो सकता है। हालाँकि फिर ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहो। यहाँ पे आपको एक हिसाब से ना ओवरव्यू सबका दिया जा रहा है, टेक्स्ट दिया जा रहा है सभी किताबों का। ठीक है? ठीक है हर्ष? ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने मेसोलिथिक में क्या देखा कि यहाँ पे हमें हथियार जो है वो थोड़े शार्प होने लग गए और साथ ही हम लोगों ने एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया। अब आपके मन में आना चाहिए ये बात कि आखिर हम लोगों ने सबसे पहले किस जानवर का हम लोगों ने शुरू किया ये डोमेस्टिकेशन, है ना? सोचने वाली बात है किसका शुरू किया? तो वो है भैंस। हम लोगों ने भैंस का सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किया है। जो नदी किनारे भैंस रहा करती थी, हम लोग उसे पकड़ कर के लेके आए और हम लोगों ने उसका डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर है? भैंस याद रखना है क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ दिया जाए आपसे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि इसमें ना अब पैलियोलिथिक एज में मैंने आपको एक साइट का नाम नहीं बताया जो कि है चोपानी मांडो। चोपानी मांडो। चोपानी मांडो, ठीक है? ये है। चोपानी मांडो, ये बहुत ही फेमस साइट है। ये भी आपके बेलन वैली में ही है, ठीक है? जो बेलन वैली कहाँ पे मैंने बताया यूपी में है। तो चोपानी मांडो भी कहाँ पे होगी ऑब्वियसली? आपकी यूपी में होगी। लेकिन अब देखो, आप कहोगे बेलन वैली में है तो ये ऐसा कैसे? क्योंकि देखो बेलन वैली जो है वो वैली है, वो घाटी है। तो घाटी में बहुत सारी साइट्स हो सकती है, घाटी में बहुत सारी गुफाएँ हो सकती है। तो हमने पूरी घाटी की बात की है कि वो इतना सिग्निफिकेंट है वो घाटी, वो नदी के किनारे का एरिया, वहाँ पे बहुत सारी साइट्स मिलती हैं। तो बेलन वैली जो एक पूरी घाटी है उसमें एक साइट है चौपानी मांडू जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। ठीक है? क्लियर है ये चीज़? नोट करते जाओ चौपानी मांडू कहाँ पे है आपका? ये है बेलन वैली में। ठीक है? अच्छा, अब क्या है कि आपका मैंने बताया कि जो भीमबेटका है, वहाँ से आपको पेंटिंग मिली है, ठीक है? तो जो हम अब वो है कहाँ पे? आपको ये जानना होगा कि है कहाँ पे? मैंने आपको कहा मध्य प्रदेश में, किंतु मध्य प्रदेश में भी जो विंध्य पर्वत है, हम सुनते हैं ना विंध्याचल की वासिनी माँ विंध्यवासिनी, गाना है एक पूरा। तो जो विंध्याचल है, जो विंध्याचल पर्वत है, वहाँ पर आपको मिलता है कई सारी गुफाएँ जहाँ पर की पेंटिंग की जा रखी है, ठीक है? रॉक पेंटिंग आपको मिलती है, जो कि पत्थरों के ऊपर पेंटिंग की गई है। तो अगर ये पहाड़ का नाम आ जाए कि कौन से पहाड़ पे स्थित है तो विंध्यन रेंज, विंध्यन पर्वत, तो विंध्य पहाड़ी है वहाँ पर। नोट कर लो विंध्य पहाड़ी, ठीक है? अब इसकी खोज किसने की थी? खोज करने वाले कौन थे? सी.एल. कार्ले, सी.एल. कार्ले, ठीक है? सी.एल. कार्ले। अब इसे याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद रखना डिफिकल्ट है, मैं बताता हूँ। ये खोज कर ले, ठीक है?
तुम अब ये खोज कर लो कि ये कहाँ पे, ये कौन सी साइट है, ये मीसोलिथिक है, नियोलिथिक है, ये खोज कर ले कहाँ पे है, विंध्यन रेंज में कहाँ पे है। उन्हें पेंटिंग जानना था, अंग्रेज लोग हैं, उन्हें पेंटिंग जानना था, तो कहते हैं खोज कर ले भाई, खोज कर ले। तो CL मतलब कर ले, और फिर आगे भी क्या लिखा, कर ले, CAR कर, LEY ले, कर ले, खोज कर ले भाई, कर ले कर ले कर ले। ठीक है, हो गया यार। तो पेंटिंग की खोज करने कौन निकला था, CL कर ले, जिसे करना था खोज। ठीक है, हो गया यार, बताते जाओ। हाँ हो यस सर। गया। Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। अब ना मीसोलिथिक एज में हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमें क्या होता है कि खेती बाड़ी नहीं आता, लेकिन डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका है। लेकिन एक और चीज इसमें हमें मिलता है कि पहला एविडेंस मिलता है हमें शव को दफनाने का। जो शव है, शव को दफनाने का पहला एविडेंस कहाँ पे मिलता है, मीसोलिथिक एज में। कहाँ पे मिलता है, मीसोलिथिक एज में। ठीक है, तो मीसोलिथिक एज में हमें पहला एविडेंस मिलता है शव को दफनाने का। जैसे आज भी दिखता है कि कई सारी सिविलाइजेशन में दफनाया जाता है शव को। तो दफनाने की परंपरा का हमें पहला जो एविडेंस प्राप्त होता है वो है मीसोलिथिक एज में। तो क्या इससे पहले कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेलियोलिथिक एज में लोग दफनाते नहीं थे? वी डोंट नो, क्योंकि हमें उसका एविडेंस नहीं मिला है। तो जब एविडेंस नहीं मिला है तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो हमें लेटेस्ट एविडेंस मिला है, जो सबसे पुराना सबसे पहला एविडेंस है, वो कहाँ पे है, बागौड़ राजस्थान में। ठीक है, बागौड़ राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, कैसे याद करोगे, अगर आप कभी कब्र जाते हो तो क्या कहते हो, भागो रे भागो रे भागो रे। ठीक है, कब्र से भागो रे, वहां पे भूत प्रेत है। ठीक है, तो कब्र में भूत प्रेत है तो सर भागोड़े, भागोड़े तो भागौड़ सर राज। हाँ आपने कमेंट कर रहे हैं, हाँ। इधर मेरे यहाँ आ नहीं रहा। हाँ, बोले। ओहो, चैट शो नहीं हो रहा। अभी तक आ रहा था क्या इससे यस पहले? सर। इससे पहले थोड़ी देर पहले तक शो हो रहा था क्या? जी, हाँ। ऐसा क्यों? नहीं सर, जो बेलन वो वैली में एक उधर जगह बताएं वो भी नहीं शो हुआ। प्लेस वगैरह उधर क्या लिखाए थे वो सब, MP वगैरह UP वगैरह वो सब हुआ था, उसके बाद नहीं हो रहा। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड, मैं ना दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर ये व्हाइट बोर्ड चालू हो जाए तो। एक्चुअली आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया, ओके चौपानी मांडो एंड CL कार्ले वाला। ओके। एक सेकंड, हाँ ठीक है, मैंने हर्ष को मैसेज कर दिया। रुको, हर्ष का मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया था, तो हाँ मैंने उसी को कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। अतिरम पक्कम की बात का शो नहीं हो रहा। हाँ, एक्चुअली चौपानी मांडो और CL कार्ले बचा हुआ है और बागोरिया ही 3 छुटा हुआ ठीक है, एक काम करो हर्ष, जो कुछ भेजा है ना वो टाइप है। या करके अभी ग्रुप में डाल दो। ठीक है, और या बाद में डाल देना, देख लो तुमने नोट्स बना लिया यहाँ तक का, ग्रुप में डाल देना। और उसके बाद फिर आप लोग नोट करते जाना आगे का। ठीक है, या नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट, हाँ क्या आपको। क्या क्या अच्छा रुको, मैं कर ही देता हूँ एक बार, वेट। क्या क्या था? आ, चौपानी मांडो, चो चौपानी मांडो। ठीक है, ये कहाँ पे है, बेलन वैली, बेलन वैली। बेलन वैली कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, तो चौपानी मांडो हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या था हमारा, चौपानी मांडो के बाद क्या था, CL पेंटिंग कार्ले भी की खोज की थी, CL CL कर ले। एलन कार्ले। किसकी खोज कार्ले। की? पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? सर मैंने कर दिया। अच्छा कर दिया। ठीक हाँ, है ठीक है ठीक है मंडे ठीक है ठीक स्पेशल बेलन वाले। है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो रॉक पेंटिंग की खोज किसने की थी, CL कार्ले ने। ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद फिर लास्ट था बागौड़। बागौड़ से यस हमें सर। क्या मिलता है, बागौड़ से हमें मिलता है बरियल साइट, बरियल साइट। ओके, अब ये हो चुका है। ठीक है, जो प्रॉब्लम था, जो इशू था, वो रिजॉल्व हो गया। बेसिकली हम लोग यहाँ पे थे कि बागौड़ में हमें मिलता है पहला एविडेंस किसी भी शव के दफनाने का। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, बागोड़े बागोड़े बागोड़े। ठीक है, शव का यहाँ पे कब्र है, तो यहाँ से भागोड़ भाग जाना है हमें। ठीक है, अब ये है कहाँ पे बागौड़, तो राजस्थान में। अब कैसे याद करेंगे भाई, जहाँ के राजा इतने प्रतापी थे, इतना अभी हमने तारीफ की ऊपर, वो लोग सब कब्र में जाने से डरते हैं। वो लोग भी कब्र में नहीं जाते, वो लोग भी कहते हैं भागो रे भागो। ठीक है, वो भी डरपोक है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए है, सारा कोई भी दिल में लेने की आवश्यकता नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये है बागौड़ राजस्थान में। अगला जो साइट है, ये अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको 3 साइट बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि पहले मैं बता देता हूँ, महदाहा। ठीक है, उसके बाद फिर है
दमदमा और फिर तीसरा है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। ठीक है, ये 3 साइट है, महदाहा, दमदमा और सराय नाहर राय। इसका क्या खास बात है, ये तीनों साइट में ना हमें जो हड्डियों के हमें औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं और साथ ही कब्र भी मिलती है। ये दोनों चीज हमें मिलती है और ये है कहाँ पे, ये तीनों साइट हमारी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये तीनों साइट हमारी उत्तर प्रदेश में है और हमें हड्डियों का एविडेंस और कब्र का एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है। अब आप कहोगे कि आपने तो भागवत बोला था कि कब्र वहां से मिलता है, तो मैं कहूंगा वो पहला सबसे पुराना एविडेंस वहां पे मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कब्र उसके बाद नहीं मिला है, कब्र उसके बाद भी मिला है, लेकिन यहाँ पे आपको बोन इम्प्लीमेंट्स भी मिले, यानी कि जो हड्डियों के औजार भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं। तो हड्डियों के औजार, हड्डियों के हथियार कहाँ से मिले हैं, तो ये 3 साइट का नाम आपको ध्यान रखना होगा। कौन-कौन सा, महदाहा, दमदमा और सराय नाहर राय। अब आपको याद कैसे होगा, ठीक है? सपोज़ करो, गेस करो, आप अपनी मम्मी को ये बात जाकर के बता दो। एक बार ट्राई करना अपनी मम्मी को जाकर के बताने का कि मम्मी आपको पता है, माँ आपको पता है ये बात कि हमें ना हड्डियों के सबसे पुराने एविडेंस कहाँ पे मिलते हैं? तो म महदाहा में, दमदमा में और सराय नाहर राय। आपकी मम्मी क्या बोलेगी? अच्छा ऐसा है क्या? ला के दिखा, प्रूफ दिखा। अगर प्रूफ दिखाने के लिए बोलेगी तो आप क्या बोलोगे? माँ, हद है माँ, आप बिल्कुल भी मतलब आप समझ नहीं रही क्या? वहाँ पे कब्र है। आप मुझे कहाँ पे जाने के लिए कह रही हो? उस सराय जो नहर के किनारे बसा हुआ है। आप उस नहर के किनारे वाले सराय में जाने के लिए कह रही हो। वहाँ पे तो भूतों का दबदबा है। आप वहाँ पे जाने के लिए कहोगे, तो माँ आपकी मना कर देगी। ठीक है? अब याद हो गया? अब देखो कैसे? माँ, हद है माँ, ठीक है? हद है माँ, ठीक है? ये क्या हो गया? दम कौन-सा? महदाहा से, महदाहा। स्पेलिंग इसे तोड़ के देखो, वैसे ही कुछ आ रहा है? माँ, हद, है, आगे माँ नहीं लिखा, तो महदाहा ऐसे याद हो जाएगा, माँ, हद है माँ, ठीक है? आप मुझे कहाँ भेज रही हो? तो नहर के किनारे वाले सराय में, तो सराय नाहर राय हो गया, सराय नाहर राय, ठीक है? आपने मुझे ऐसी राय दी माँ, आप मुझसे ये काम करवाओगे माँ, ठीक है? नहर के किनारे वाले सराय में भेजोगे माँ, तो ये चीज़ है। उधर भी क्या, यहाँ पे वहाँ पे भूतों का दबदबा है, तो दमदमा, दबदबा, ठीक है? दमदमा, दबदबा, ठीक है? दबदबा, याद हो गया? बोलो, तीनों साइड्स याद हो गई? यस सर। ठीक है, तो ये तीनों साइट है हमारी कहाँ पे? यूपी में, ठीक है? ये तीनों की लोकेशन हमें याद होनी ज़रूरी है कि कौन-सी साइट कहाँ पर है और किसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको सिग्निफिकेंस भी याद हो गया कि वहाँ पे कब्र है और वहाँ पे जो वो हड्डियों है, के औजार मिले। बोन एलिमेंट्स है, ठीक है? इस मेसोलिथिक एज की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे हमें सबसे पहली बार मिलता है कि जो गंगा की घाटी है, वहाँ पे भी कोलोनाइज़ेशन की शुरुआत होती है। इससे पहले गंगा घाटी में हमें नहीं मिलता है। इससे पहले हमें मिलता है पश्चिम के साइड में या फिर विंध्यन रेंज के साइड में। लेकिन इस टाइम पे हमें पूरा गंगा वैली का कोलोनाइज़ेशन शुरुआत हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ याद हो गया? ये मेसोलिथिक आपका एज समाप्त हो गया है। ठीक है? अच्छा, अब आप कहोगे कि आपको भैंस कैसे याद रहेगी कि मेसोलिथिक एज में? वो तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है? नहीं तो ये याद रख लो कि भैंस जो है, वो मीशो से दूध आपको भेज रही है। वो भी अब एडवांस हो चुकी है और आपको मीशो से भेज रही है, तो मीशो से मीसो, तो मेसोलिथिक एज में भैंस, ठीक है? भैंस तो याद रहेगी। तो भैंस सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। ऑलराइट, क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक एज की, ठीक है? नियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है? देखो, सबसे पहले ना इसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपका खेती-बाड़ी शुरू हो जाता है, ठीक है? तो खेती-बाड़ी सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? तो नियोलिथिक एज में, ऑलराइट? तो यहाँ पे सबसे खास बात यही है हम लोग की कि हम लोग अब केवल पशुपालन पे नहीं है, अब हम लोग पशुपालन के साथ-साथ खेती-बाड़ी भी करना शुरू कर दिए। ये नियोलिथिक की सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ के औज़ार जो है ये भी काफ़ी शार्प होने लग गए हैं, औज़ार भी काफ़ी अच्छे होने लग गए हैं, ठीक है? अच्छा, एक भीमबेटका के बारे में बता दूँ, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो भीमबेटका है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? वो साइट जो विश्व की धरोहर है। उन विश्व की धरोहर को डिग्निफाई करने वाला, नोटिफाई करने वाला कौन है? यूनेस्को, ठीक है? यूनेस्को एक ऑर्गनाइज़ेशन है। तो वो कहते हैं कि ये धरोहर है, इसे सँभाल करके रखो, इसे संजो करके रखो। तो ये चीज़ है, जो भीमबेटका की गुफाएँ हैं, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ऑलराइट, क्लियर है? हुँ।
अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कहाँ-कहाँ से हमें इसके एविडेंस मिलते हैं और अगर खेती हुई है, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि खेती तो हो रही है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा जैसे आपने बताया कि जानवरों का सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किसका किया गया था? तो मैंने कहा भैंस का किया गया था। तो ठीक इसी प्रकार प्रश्न ये उठेगा कि आखिर सबसे पहले खेती किस चीज़ की हुई? तो हुई जौ की। जौ आपने देखा है पूजा में हवन की सामग्री में इस्तेमाल होता है, जौ तिल, ठीक है? तो जौ जिसे हम कहते हैं बार्ले। बार्ले इंग्लिश में लोग को समझ नहीं आता कई बार, ठीक है? तो हिंदी में उसे कहते हैं जौ। तो जौ की खेती सबसे पहले हुई है और साथ ही उसके साथ-साथ पैरेलली हमें गेहूँ की भी खेती हो रही है। अच्छा विद्यानंद कल एक बात बताए थे, वो कन्फर्म किया क्या? सर मैं देखा नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर देखोगे तो बता देना, ठीक है? हाँ, हाँ जी। ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसकी खेती होती है? जौ की। अब आप सोचो कि जौ की खेती सबसे पहले कहाँ हुई होगी? आपके दिमाग में आएगा कि सर्विकल्चर के बारे में बात किए हैं कि हमारे इधर हवन में यूज़ होता है, यज्ञ में उपयोग होता है जौ तिल का, तो क्या भारत में हुआ है? नहीं, भारत में नहीं हुआ। ये हुआ है वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया क्या हुआ? जो आपका अफ़गानिस्तान, ईरान का जो एरिया है, वहाँ पे आपको मिलता है एविडेंस किसका? सबसे पहले जौ की खेती करने का, ठीक है? तो जौ की खेती कहाँ पे हुई है? वेस्टर्न एशिया में। वेस्टर्न एशिया किसे कहेंगे? अफ़गानिस्तान, ईरान, ईरान के थोड़ा पीछे का साइड, ये है हमारा वेस्टर्न एशिया। तो ये जो है, यहाँ से हमें किसका मिला है? जौ का और साथ ही गेहूँ का भी हमें यहीं से मिला है। तो उसके बाद फिर व्हीट जो है, व्हीट भी हमें यहीं से मिली है। तो व्हीट और बार्ले दोनों हमें मिला है वेस्टर्न एशिया से, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद जो खेती हुई है वो चावलों की, राइस की खेती। अब यहाँ पे 2 मत हैं, ठीक है? एक तो विश्व के मत में ये है कि सबसे पहले हुआ है चाइना में इसकी खेती शुरू यांगत्से नदी के किनारे। यांगत्से रिवर के किनारे हुआ है राइस का कल्टीवेशन शुरू, ठीक है? चावल की खेती। अब कुछ लोग का ये कहना है कि इंडिया में शुरू हुआ है ये चीज़, ठीक है? तो इंडिया का भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं चाइना का भी शुरुआत हुआ है, दोनों चीज़ है। और जब चावल की खेती हो गई, उसके बाद किसकी खेती होती है? तो भुट्टे की। जब भुट्टा खाते हैं ना, मेज़ जिसे कहते हैं मेज़, ठीक है? पॉपकॉर्न वाला, ठीक है? मेज़। मेज़ कहाँ हुआ है? मेक्सिको में, यानी कि साउथ अमेरिका में, ठीक है? अब देखिए आज जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़े के ऊपर उसकी टॉपिंग्स होती है। आपने अगर किसी ने पिज़्ज़ा खा रखा हो, तो उसके ऊपर कॉर्न की टॉपिंग होती है। तो क्या है? कहाँ से आता है? वो कहाँ का फेमस है वो पिज़्ज़ा? तो उसी एरिया से निकल कर के आता है। हमारा डिश तो है नहीं वो। कहाँ से निकल के आता है? वहीं से, उसी एरिया से, मेक्सिको से, ठीक है? याद रहेगा ये, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद जितने भी अनाज हैं, ठीक है? वो सब अनाज अलग-अलग जगहों से पाए जाते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं कह रहा था कि सरसों, सरसों की सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? तो साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है? सरसों की सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? सरसों की सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? तो साउथ ईस्ट एशिया में सरसों, ठीक है? ठीक है, सरसों, ठीक है? अच्छा, इसे कैसे याद करेंगे कि सरसों की खेती साउथ ईस्ट एशिया पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में देश कौन-सा है? तो जो इंडिया के नीचे वाले देखो जो छोटे-छोटे द्वीप टाइप है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, ये जो एरिया है आपका, ये साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे हमें मिला है सरसों की खेती का एविडेंस। कैसे याद रहेगा? देखो, आज भी इंडिया पाम ऑयल, ये एक आप ध्यान रखो, एक फैक्ट है कि इंडिया जो है पाम ऑयल इम्पोर्ट करता है। बहुत बड़ी मात्रा में। ये भी तेल है, पाम आपने सुना होगा पाम एक पेड़ होता है, उसका तेल निकलता है। तो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का इम्पोर्ट किया जाता है उन देशों से। भारत में खुद नहीं उतना उगता है। भारत की तेल की पूर्ति अब जैसे भारत में तेल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, किंतु भारत में तेल उतना मिलता नहीं है। मैं रियल बात बता रहा हूँ, कहानी नहीं, ठीक है? तो कहानी नहीं है, ये रियल है कि भारत में तेल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से और कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं? आज भी हम लोग साउथ ईस्ट एशिया से ही इम्पोर्ट करते हैं। तो हालाँकि ये तो पाम ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन आप सरसों भी उससे याद रख सकते हो, कि जो सरसों का तेल है, वो भी हम वहीं से इम्पोर्ट करते हैं, याद रखने के लिए। तो सबसे पुराना एविडेंस भी हमें वहीं से मिला होगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? यस। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ क्या है जो मैं आपको चौपानी मांडो बता रहा था ऊपर, आप उसी में नोट करो कि जो चौपानी मांडो है, वो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के बीच का ब्रिज का काम करता है। यानी कि वो पैलियोलिथिक में भी है और मेसोलिथिक में भी है। तो चौपानी मांडो की साइड में लिख दो कि पी एरो डाल के लिख दो कि ऐसे लिख दो पी एरो डालो, ठीक है? और लिख दो एम, पी टू एम, ठीक है? पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में जाने का जो ट्रांज़िशन का जो फेज़ है, वो है चौपानी मांडो। तो वहाँ से हमें वो ट्रांज़िशन फेज़ भी शो होता है। तो यही एक चीज़ है खास बात, ठीक है? अच्छा, अब क्या है अ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि और क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है? जैसे कि बेलन वैली जो है,
यहाँ पे राइस का, चावल की खेती का मैंने कहा इंडिया में एक तो है, चाइना का हुआ है कि चाइना में सबसे पहले चावल की खेती हुई है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इंडिया में सबसे पुराना ये इसका एविडेंस हमें मिला है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कहाँ से मिला है? वो हमें मिला है कोलडिघवा से, ठीक है? कोलडिघवा, ठीक है? कोलडिघवा से हमें मिला है, कोलडिघवा से मिला है। और साथ ही हमें बेलन वैली जो है, ऑब्वियसली बेलन वैली में भी इसका मिला है। तो ये जो कोलडिघवा है ना, ये भी बेलन वैली का ही एक हिसाब से पार्ट है, ठीक है? तो जो कोलडिघवा है ये भी बेलन वैली में आता है, लेकिन कोलडिघवा बेसिकली बिहार में पड़ता है। कोलडिघवा बिहार में पड़ता है। और ये जो बेलन वैली, ये तो पूरी घाटी है, तो पूरी घाटी के ही घाटी का एक्सटेंडेड पार्ट समझ लो कि कोलडिघवा है, ठीक है? तो कोलडिघवा में आपको मिलता है ये, ठीक है? ये क्लियर है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या है कि एक और चीज मिलता है कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ का आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, मेहरगढ़, मेहरगढ़। अब मैंने आपको 2 नाम बताए अभी, एक है मेहरगढ़ और दूसरा मैंने अभी आपको बताया कोलडिघवा। ये 2 जगह है जहाँ से हमें चावल का सबसे ज़्यादा एविडेंस मिलता है, तो ये 2 जगह चावल से हमेशा रिलेट किए जाते हैं। तो मेहरगढ़ और कोलडिघवा दोनों के सामने एरो लगा के लिख दो, राइस कल्टीवेशन एविडेंस। चावल की खेती का एविडेंस सबसे पुराना हमें इन 2 जगहों से मिलता है, मेहरगढ़ से और कोलडिघवा से, ठीक है? लिख दो, मेहरगढ़ और कोलडिघवा। अब आप पूछोगे मेहरगढ़ है कहाँ पे? तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जानते हो ना? हाँ, वही पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो अलग होना चाह रहा है, वहाँ पे है मेहरगढ़, ठीक है? मेहरगढ़ में और कोलडिघवा में, इन 2 जगहों पे हमें चावल का सबसे पुराना एविडेंस मिलता है। लेकिन फिर पता है, आप ना एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आखिर ये कोलडिघवा और मेहरगढ़ हम चावल से रिलेट कैसे करें? मैं बताता हूँ, देखो, आपको पता है मेरा ये जन्म है, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, पर पता है क्यों? क्योंकि मैं पिछले जन्म में भी ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। और उस टाइम पे न्यूलिथिक एज में भी मेरा एक बार जन्म हुआ था और उस टाइम पे मैंने ही सबको कहा था कि अरे मूर्खों, खेती करना सीख जाओ। मैंने उन्हें, वहाँ पे ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, ठीक है? कोल्ड-कोल्ड हवा चल रही थी और वहाँ पे मैं हर घर जा-जा करके बता रहा था कि अरे ऐसे खेती करते हैं, मैंने ही सबको खेती सिखाई है। तो यदि कोई आपसे कहे कि खेती करना किसने सिखाया है? तो कहना अंशुमान ने, ठीक है? किसने सिखाया? अंशुमान ने। तो मैं हर घर जा करके, स्पेलिंग देखो मेहरगढ़, मैं हर घर, ठीक है? मैं हर घर। और उसके बाद फिर क्या है? कोल्ड और ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, लोग अपने कामों में मस्त थे, लेकिन अंशुमान ने हर घर जा-जा करके उन्हें खेती करना सिखाया, ठीक है? याद हो गया? यस सर। आगे से क्रेडिट खेती सिखाने का किसको मिलेगा? मी। नहीं, मुझे। मैंने सिखाई है खेती। अभी तो वही बोला, मैं इंग्लिश में बोला। वो बड़ा चालू है विद्यानंद, मैं दूसरे को क्रेडिट नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है ना, कुछ और साइट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम नाम की साइट है, यहाँ पे हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है एनिमल प्लस, एक मिनट में लिख देता हूँ, प्लस ह्यूमन, ह्यूमन स्केलेटन। बेसिकली क्या होता है, बुर्ज होम नाम की एक जगह है जम्मू कश्मीर में, ठीक है? जम्मू कश्मीर में, बेसिकली कश्मीर में है ये बुर्ज होम, कश्मीर में है, नोट कर लो, बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ पे इंसान और जानवर एक साथ मिले हैं हमें, ठीक है? इंसान और जानवर हमें एक साथ मिले हैं और बेसिकली कुत्ता और जानवर एक साथ मिले हैं। यहाँ पे बुर्ज होम में हमें कुत्ता और जानवर की हड्डी एक साथ मिली है। जैसे आज लोग पशुपालन करते हैं, उसमें कुत्ता फेवरेट है लोग का, ठीक है? लोग कुत्ता पालते हैं घर में, ठीक है? तो कुत्ता पालते हैं, वो उसका एविडेंस, अब कुत्ता पालते थे कि नहीं पालते थे पता नहीं, पर दोनों की हड्डियाँ हमें एक साथ, इंसान और कुत्ते की हड्डियाँ एक साथ में मिली है बुर्ज होम में, जो कि कहाँ पे है? कश्मीर में, ठीक है? कैसे याद करेंगे? ठीक है? देखो, आपकी मैक्सिमम सिविलाइजेशन में कुत्ता पालना जो है उसे खराब माना जाता है। जैसे आपकी हिंदू सिविलाइजेशन में भी, आप सबके सब हिंदू ही हैं, तो यहाँ पे हिंदू सिविलाइजेशन में कुत्ता पालने की मनाही है। आप घर में अगर कुत्ते का स्पर्श भी गलती से हो जाए ना, तो आपको नहाना पड़ता है, बिना कपड़ा खोले। मतलब सच्चाई स्नान करना होता है, ये रियल बात है। मुझे लगता है मैं कुछ बात रियल भी बोलूँगा तो आप लोग को लगेगा कि कहानी बना रहा हूँ। ठीक है? तो ये रियल बात है कि हम लोग का कुत्ता पालने की मनाही है हर जगह। हम कुत्ता नहीं पाल सकते, कुत्ते का स्पर्श भी करना हम लोग के लिए मना है।
ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि अंग्रेज लोग जो आते थे तो क्या कहते थे? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कुत्ते और भारतीय अलाउ नहीं है अंदर। तो इसका मतलब कि अंग्रेजों के यहाँ भी कुत्ते का पालना, कुत्ते का स्पर्श करना मनाही थी उधर भी। तभी वो कहते थे कुत्ते भी अलाउड नहीं है और इंडियन भी अलाउड नहीं है, क्योंकि दोनों को ही वो खराब मानते थे। तो बेसिकली कुत्ता हम लोग अच्छा नहीं मानते, इसलिए जो लोग कुत्ते की हड्डियाँ मिली है, उन्हें इसलिए दफना दिया गया वहाँ पे एक साथ, क्योंकि हम उन्हें बुरा मानते थे। बुर्ज़ हों, हमें वो ऐसा कह रहे हैं, हमें वो बुरा मानते थे, इसलिए उन्होंने हमें दफना दिया, ठीक है? वो हमें बुरा मानते थे। बुर्ज़ हों, हमें बुरा मानते थे, ठीक है? कुत्ते के साथ में रहना। तो इसलिए बुर्ज़ होम। बुर्ज़ होम में क्या एविडेंस मिलता है? इंसान और जानवर का एक साथ एविडेंस मिलता है रहने का। अब स्पेसिफिकली वहाँ पे मिलता है कुत्ते का। याद हो गया? याद हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है। बड़ी जल्दी-जल्दी याद नहीं हो रहा तुम लोग को? सर कुछ आप ज़्यादा उसे जल्दी याद घुमा हो रहा कर बता रहे हैं तो क्यों नहीं याद होगा? इतना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अ, एक अच्छा बुर्ज होम को अब यहाँ पे बुर्ज होम के बगल में लिख लो, इस साइट की खोज किसने की थी? मतलब ये बात सबसे पहले किसने बताया कि यहाँ पे इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं? ठीक है, ये इंसान का नाम याद रख लो, उसका नाम है हेल्मट डी रा, ठीक है? ये नाम है। कमेंट सेक्शन में लिखो हेलमेट दे तेरा। मतलब वो जो इंसान जाता है एक्सकैवेशन के लिए, खोदने के लिए, वो जगह को खोदने के लिए, वो कहता है यहाँ पे पता नहीं कैसी-कैसी हड्डियाँ हमें मिलेंगी, कुत्ते भी यहाँ पे मिलेंगे। था तो वो भी अंग्रेज़ ही, कहते हैं कुत्ते भी यहाँ पे मिलेंगे, जानवर भी यहाँ पे मिलेंगे। उसे अंदाज़ था, एक शक था। तो कहता है, "तू एक काम कर, हेलमेट दे तेरा, मैं तेरा हेलमेट लगा के जाता हूँ अंदर, ठीक है? बहुत बदबू आएगी नहीं तो। तो हेलमेट दे तेरा, ठीक है? हेलमेट दे तेरा।" याद हो गया? इंसान का नाम याद हो गया? ठीक है, याद हो गया होगा, मुझे पता है याद हो गया होगा। इसके बाद ना और भी कुछ साइट्स हैं, जैसे और भी कुछ चीज़ है पहले, जैसे कि यदि हम बात करें, अब कोइलडिहवा में एक और चीज़ है, जैसे कोइलडिहवा और मेहरगढ़ के बारे में बताया, चावल के बारे में, तो कोइलडिहवा में एक और चीज़ है, वहाँ पे भी पिट ड्वेलिंग मिला है कोइलडिहवा में, पिट ड्वेलिंग मतलब कि क्या? गड्ढों में लोग रहते थे। ऐसा हमें कुछ एविडेंस मिला है कि गड्ढा खोद लेते थे, वहाँ पे रहते थे। तो उसे कैसे याद कर सकते हो? कोइलडिहवा है बिहार में, ठीक है? कोइलडिहवा है बिहार में। बिहार के लोग आज भी गरीब हैं जनरली, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत ही गरीब-गरीब लोग सब हैं। तो उस टाइम पे भी गरीब थे बेचारे और गड्ढा खोद-खोद के रहते थे। ऐसा हमें उसका एविडेंस मिला है, कोइलडिहवा, ठीक है? ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती थी, ठिठुरते रहते थे, लेकिन फिर भी उस गुफा भी नहीं, गड्ढे में रहते थे। बेचारों के पास गुफा तक नहीं था, ठीक है? तो ये भी याद हो जाना चाहिए। सर कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स और हैं, जैसे कि दाइमा दाइमाबाद, ठीक है? नाम गाँव और फिर निवासा, चंदौली चंदौली, ठीक है? ये सब जो है जोरवे कल्चर है। बताता हूँ जोरवे। देखो, मैंने भेजा है कुछ साइट्स दाइमाबाद, इनाम गाँव, निवासा और चंदौली, ठीक है? ये 4 इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये यहाँ पे हमें जोरवे कल्चर देखने को मिलता है। अब आपको जोरवे कल्चर क्या है सौर, ठीक है? तो देखो, पहली बात तो ये समझो कि ये है कहाँ पे? ये सारे हैं महाराष्ट्र में, ठीक है? कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब मैंने आपको इतने सारे साइट्स एक जगह बता दिए, तो भाई ये कोई महाराष्ट्र का ही निर्माण कर लेगा करेगा, एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करेगा, वरना इतने सारे साइट आपको मिलते कहाँ पे है एक साथ, ठीक है? तो इसलिए ये महाराष्ट्र में मिलता है हमें, क्योंकि महाराष्ट्र है, सबसे बड़ा साइट है, एक राष्ट्र का निर्माण कर देता है। अब आप कहोगे जोरवे कल्चर है क्या? अब देखो ये ना थोड़ी बड़ी कमाल की चीज़ है। हम लोग सब अपने सिविलाइजेशन में शव को जलाने का काम करते हैं। किसी दूसरी सिविलाइजेशन में शव को दफनाया जाता है। किंतु ये जो सिविलाइजेशन है ना, जोरवे कल्चर, इसमें क्या होता था, लोग सब अपने शव को दबाते थे, दफनाते थे। लेकिन एक खास बात थी, वो अपने घर में ही दफनाते थे। मतलब जो उनका कमरा होता था ना, जो उनका बिल्डिंग होता था जो जहाँ पे वो रहते थे, उसी कमरे के नीचे गड्ढा करते थे और उसमें वो उन्हें दफनाते थे। है ना वियर्ड बात कि अपने कमरे के नीचे कब्र बना देते थे वो। तो उनका वही कंडीशन था। वो वैसे ही किया करते थे, उसी के नीचे दफनाया करते थे। ये इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कोई पूछे कि कौन से कल्चर में स्टेटमेंट आ सकता है, कौन से कल्चर में शव को अपने ही घर के नीचे दफनाया जाता था, तो जोरवे कल्चर, ठीक है? जोरवे कल्चर जो अपने मृतकों के साथ भी जोड़ने का वो रखते थे हमेशा, जुड़ाव महसूस करने के लिए वो अपने घर के नीचे ही दफना देते थे। जोरवे, ठीक है? हम जोड़ते हैं, जोरवे, ठीक है? अपने
पूर्वजों से भी अपना रिश्ता नाता जोड़े रखने के लिए वो अपने शव को, अपने परिवार के, अपने परिजनों के शव को नीचे ही अपने घर में ही दफना दिया करते थे। लेकिन उससे भी वियर्ड बात एक और पता है क्या है? वो अपने शव को हमेशा लोग कैसे दफनाते हैं? लिटा करके। लेकिन ये लोग अलग दिमाग चलता था, ये लोग खड़ा करके दफनाते थे, 90 डिग्री में वर्टिकली, मतलब सिर ऊपर पाँव नीचे, इस तरीके से दफनाते थे। लगा ना वियर्ड? यस सर। अब सोचो, ये वियर्ड जो है वो रियल में वो फॉलो करते थे और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे ऐसे दफनाया करते थे। अगर नजर आ रहा होऊंगा मैं तो, आ रहा हूँ क्या मैं नजर? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली वो नॉर्थ साउथ में ऐसे करके वो दफनाया करते थे। तो ये बात है, एक छोटा-सा कि जोरवे कल्चर, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है? अब ऐसे याद कर सकते हो कि दाई माँ कहते हैं ना, गेदाई ऐसे अपने उधर कहते हैं कि मतलब वो जगह आबाद था, कैसे आबाद था? जो अपनी कब्र, अपने घर के नीचे ही कब्र बनाते थे, वो कैसे आबाद था उस टाइम? आबाद मतलब अब कैसे पॉपुलेशन बसती थी? हम लोग को तो विश्वास होगा नहीं अपने इधर के लोग को। दाई माँ, ठीक है? दाई माँ, वहाँ पे कैसे कल्चर बसती थी? आबाद कैसे थी? ठीक है? हाँ, और उसे खोजने वाला कैसा इंसान था, हैं? उस गाँव वालों को तो इनाम मिलना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे कर लेते हो भाई तुम? हमें तो समझ भी नहीं आता। तुम्हें तो एक ये इनाम मिलना चाहिए, इस पूरे गाँव को इनाम मिल जाना चाहिए, ठीक है? ये नया-सा कल्चर तुम बताए हो आज मुझे, इससे पहले कभी मैंने सुना नहीं था। नवा-सा कल्चर तुमने मुझे बता दिया, जोरवे कल्चर, ये तो मैं जानता ही नहीं था, ठीक है? हे भगवान! क्या करे चंदौली, अब चंदौली का मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे वो दिखे, ठीक है? ऐसे कर लो कि अ, चाँद आ रही है, ऐसे ऐसे करो कि आप अपनी दादी को ये बात बता रहे हो, रात के टाइम पे चाँद उगा हुआ है, ठीक है? आसमान में चाँद उगा है, चाँद उगली, चाँद आ चुका है। उस टाइम पे आप अपनी दादी को बताते हो, कहती है आपकी दादी कहती है, "गेदाई, दाई माँ, वो जगह कैसे आबाद था? उस गाँव को तो इनाम मिलना चाहिए। ये तो तुमने मुझे नया-सा बात बता दिया, इससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था।" तो आपकी दादी को भी नहीं पता थी ये बात। हो गया याद? यस सर। हुँ, ठीक है। अच्छा, अब ना हमें राख का टीला भी मिलता है नियोलिथिक एज में, क्योंकि हमें अब आग के बारे में पता चल चुका है। हम खेती भी करना जान चुके हैं, तो हम कुछ खाना पकाते भी होंगे, है ना? हम आग से कुछ और चीज़ करने भी लगे होंगे, अलग-अलग चीज़ करने लगे होंगे। तो हमें राख का टीला मिलता है, ठीक है? अ, राख का टीला, ठीक है? ये हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है संगनाकल्लू, संगनाकल्लू, और मिलता है हमें ये प्लस पिखली पिखली लाल, पिखली हाल। ये 2 जगह है, एक है संगनाकल्लू, एक है पिखली हाल, ठीक है? ये 2 है और एक और है उतनूर। ये 3 जगह है, 3 साइट्स है, जो कि आपका बेसिकली कर्नाटका में मिलती है हमें, ठीक है? कर्नाटका बेसिकली साउथ इंडिया में मिलती है, नाम सुनने में भी हमें अजीब-सा लग रहा है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। वेटिंग रूम, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाओ, कोई जॉइन हो रहा है। गुड मॉर्निंग कुमुदा, 1 सेकंड। गुड मॉर्निंग कुमुदा, बहुत जल्दी नहीं आ गई? अभी भी सो रही है ये लड़की। कुमुदा आवाज़ आ रही है? Yes, yes, Anshuman. ठीक है, बहुत जल्दी नहीं उठ गई? हाँ, ठीक है, कॉल करने के लिए कहा था, कॉल भी किया, फिर भी नहीं मैं, ठीक है, कोई ना। Hmm. पता है आपको मैं एक बात बता दूँ आप सबको, ये लड़की इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रही है, 14-14 घंटे पढ़ाई करती है। ठीक है? ओके, सो ऑलराइट, हम लोग अब बहुत कुछ तो मिस कर चुके हैं कुमुदा, ठीक है? हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक मिस कर चुके हैं। नियोलिथिक पे हम लोग आ चुके हैं, नियोलिथिक का भी 60% हो चुका है, तो कोई बात नहीं। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा, ठीक है? Oh, thank you. हाँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि टाइम पे आओ, हाँ बिल्कुल। ठीक है? तो बेसिकली हम लोगों ने पूरा ये कल्चर देखा, कौन-सा कल्चर? जोरवे कल्चर हम लोगों ने देखा, ठीक है?
अब हम लोग जो है एक ये हम लोगों ने देखा कर्नाटक की कुछ जगह जहाँ पे कि हमें राख का टीला मिलता है, ठीक है? राख का टीला कहाँ-कहाँ मिलता है? संगनाकल्लू में, ठीक है? पिखली हाल में और उतनूर में, ठीक है? कैसे याद करेंगे? बेसिकली ये तीनों जगह कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में, ठीक है? तो आप ना सपोज कि नाटक कर रहे हो, ठीक है? नाटक में आपको दिखना है, आपको राख का टीला मिला है, राख का क्योंकि वहाँ पे राख का टीला मिला है नियोलिथिक साइट में, तो आप नाटक करो राख के टीला को खोजने की, ठीक है? वहाँ पर क्या हुआ है कि आप ना अपने संग में कल्लू को लेके गए हो, एक कल्लू को लेकर के जा रहे हो, आप अपने संग में एक कल्लू को लेकर के जा रहे हो, लेकिन उसकी हालत पिघली हुई है, वो बेचारी उसकी हालत पतली हो रखी है, पिघली हालत, ठीक है? वो एकदम पसीने से पिघला पड़ा है, उसकी हालत एकदम खराब है और वो कह रहा है मैं उतर रहा हूँ भाई, मैं उतर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर आपके साथ वो देखने के लिए, ठीक है? तो जो आपका दोस्त कल्लू है, संग में जो आपका कल्लू है, उसकी हालत पतली है, पिघली हुई है, पिछली हालत है उसकी और वो कह रहा है मैं उतर रहा हूँ, मैं उतर रहा हूँ। तो ये याद हो गया इस चीज़ से कि कर्नाटक में आप नाटक करो लेकिन वो नाटक भी नहीं कर पा रहा क्योंकि राख का उसे टीला मिला है, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, किस चीज़ को जलाया गया होगा, वो उस बात से डरा हुआ है। याद हो गया? Yes, sir. कुमुदा बताइए, याद हुआ कुमुदा? Yes, yes. ठीक है, ओके। हम इसी हिसाब से करते हैं ताकि सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है? कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे सब कुछ हम लोग याद कर लें। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमें मिलता है राख का टीला। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए प्रीलिम्स में कि हम लोग को राख का टीला जो है हमें बेसिकली राख का टीला कहाँ से प्राप्त होता है और ऑप्शन दे दे, 3-4 ऑप्शन दे दे। इसमें कि एक ऑप्शन है संगाकल्लू, पिखलीहाल या फिर उतनूर। हम इसे रिलेट कर पाएँगे इससे? कोई दिक्कत नहीं होगी? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हम चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, जगह भी ध्यान रखें। तो मैंने जगह याद करने के लिए क्या बताया? कर्नाटका, जहाँ पे हम नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपको नाटक में नहीं किया जा रहा, आपका दोस्त की हालत पतली है। ठीक है? ओके। एक इम्पोर्टेंट साइट है, जो नॉर्मली इम्पोर्टेंट है, उसका कोई मतलब अभी मुझे मिला नहीं, क्या ऐसा खास मिला? वो हल्लूर। हल्लूर है कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। प्रदेश, ठीक है? ये हल्लूर नाम की साइट है, ये भी न्यूलिथिक साइट है, ये आपकी मिली है आंध्र प्रदेश में, ठीक है? यहाँ पे कोई एविडेंस मुझे अभी तक मिला नहीं, ठीक है? इसलिए मैं हौले-हौले नहीं बढ़ना चाहूँगा इसमें, ठीक है? मैं चाहूँगा जल्दी-जल्दी बढ़ जाऊँ यहाँ से और आँधी में उड़ चुका है इसका जो भी एविडेंस था, जो यहाँ से हमें मिला है, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था, वो सबका सब आँधी में उड़ चुका है, आंध्र प्रदेश से आँधी ले लो, ठीक है? आँधी में उड़ चुका है, इसलिए हौले-हौले जाने का कोई मतलब नहीं है, जल्दी-जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। हल्लूर आंध्र प्रदेश में, ये याद रख लेना, ठीक है? और ब्रह्मगिरी, आखिरी है ये ब्रह्मगिरी। आपने ब्रह्मगिरी की पहाड़ी का नाम सुना होगा, अगर सुना हो, कभी थोड़ा बहुत कहीं देखा हो तो। ब्रह्मगिरी है मैसूर में, ठीक है? ब्रह्मगिरी है मैसूर में। ये आपको नॉर्मली याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस साइट है, इसको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी। ब्रह्मगिरी आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, ठीक है? अब एक बार क्या आता है कि मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया था कि भीमबेटका की गुफाएँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत पे, ठीक है? कौन से जिला में है? वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट, याद नहीं होगा, छोड़ो, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये याद रखो कि उसकी खोज किसने की थी? वो है वी.एस. वाकनकर, वकनकर। उन्होंने उसकी खोज की थी भीमबेटका की गुफाओं की। वहाँ के अब देखो, पेंटिंग की खोज किसने की थी? मैंने आपको क्या बताया था? पेंटिंग की खोज किसने की थी? पेंटिंग की खोज किसने की थी? कोई जवाब दो। सीएल कार्लोन ने। किसने? सीएल कार्ले। सीएल CL का हाँ, हमने कैसे याद किया था, जो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है, आपको पता होगा भीमबेटका की पेंटिंग्स है, कुंदा आपको भी रिवाइज़ हो जाएगा। जो पेंटिंग्स है स्टोन एज की पेंटिंग, स्टोन पेंटिंग सब, वो खोज की थी सीएल कार्ले ने, ठीक है? कैसे की थी? उन्हें बड़ा शौक था, तो उन्हें किसी ने कहा, "एक काम करना, पेंटिंग की खोज तू कर ले भाई, कर ले। सीएल कर ले, फिर आगे भी नाम है कर ले। तो कर ले भाई, कर ले, पेंटिंग की खोज कर ले।" तो पेंटिंग की खोज उन्होंने की थी, लेकिन अगर हम बात करें कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो वी.एस. वाकनकर, ठीक है? कैसे किया, कैसे पता चलेगा? भाई वो काम करना, भाई वो काम कर, भाई वो काम कर, जहाँ पे अब वही कह रहे हैं, सपोज़ सीएल कार्ले उन्हें कह रहे हैं कि भाई वो काम कर ले ताकि मैं वहाँ पे जाके पेंटिंग खोजूँ। पहले वो जगह तो ढूँढ कहाँ पे है? मैंने सुना था अपने पूर्वजों के मुँह से कि भारत में ना स्टोन पेंटिंग है बहुत पुरानी-पुरानी, लेकिन वो पहले जगह तो पता चले, तो एक काम कर, तू वो काम कर ले जा कर के। पहले वो जगह ढूँढ ले, वो काम कर ले, फिर जाके मैं पेंटिंग खोज लूँगा वहाँ पे। ठीक है? हो गया याद? याद हो गया? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया।
आपको बेसिकली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ऑलमोस्ट आपके सारे फैक्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। यहाँ पे ये आपका एकदम एंड हो जाता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। आपका जो प्री हिस्ट्री का पार्ट था वो सारा का सारा कवर हो गया। अब बात करें अगला क्या? अगला आता है चाल्कोलिथिक एज, ठीक है? जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज, ठीक है? ब्रॉन्ज एज, चाल्कोलिथिक एज। अब यहाँ पे क्या है कि औजार ना हमें ब्रॉन्ज की खोज हो गई तो हम ब्रॉन्ज बनाने लगे, ब्रॉन्ज के हथियार हम लोग बनाने लग गए। तो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ चीज है। यहाँ पे सिविलाइजेशन हमें कहाँ पे मिलती है? तो वो हमें मिलती है, आहार कल्चर नाम है उसका, आहार कल्चर, ठीक है? आहार कल्चर जो है वो इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हुए हमें मिलते हैं। और वो आहार कल्चर कहाँ पे है? साउथ ईस्ट राजस्थान में, बेसिकली राजस्थान में है, ठीक है? राजस्थान में है ये। और उसके बाद फिर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है? महाराष्ट्र में है, ठीक है? और साउथ ईस्ट इंडिया में है, साउथ ईस्ट इंडिया। देखो मेरी कैपिटल और उसका ध्यान मत देना, ठीक है? क्योंकि मैं नॉर्मल टाइप कर रहा हूँ। तो मत कहना इंडिया को आपने स्मॉल में कैपिटल नहीं किया, आई को, ठीक है? दिल से बहुत प्रेम है इंडिया से, किंतु फिर भी। तो बेसिकली इस एरिया में हमें मिलता है आहार कल्चर, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज एज का हमें कुछ चीजें मिलती है। तो अगर अभी ध्यान में आ जाए कि क्या यूपी में है साइड, क्या यूपी में हमें मिलता है आपका ब्रॉन्ज कल्चर? तो नहीं, वो नहीं मिलता। हमें इस एरिया में मिलता है जो राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का, साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, वहां पे हमें मिलता है। तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर बिहार का ऑप्शन आ गया, ठीक है? या फिर अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऑप्शन आ गया, नॉर्थ इंडिया का, जम्मू कश्मीर का ऑप्शन आ गया, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके कट कर दो, ठीक है? आपको क्या ध्यान रखना है? राजस्थान से नीचे का एरिया, ठीक है? ये आपको याद रखना है। आहार कल्चर, हमार कल्चर, हमारा कल्चर, ठीक है? अ, वो कल्चर जो था वो उनका आहार का काम बना, जैसे ब्रॉन्ज मिला। अभी तक स्टोन एज में थे वो। स्टोन एज में थे क्या? तो पत्थरों से शिकार किया करते थे, तो शिकार करना मुश्किल होता था। किंतु वो ब्रॉन्ज पे शिकार करने लग गए, तो उन्हें आहार मिलने में आसानी हो गई। तो ये आहार कल्चर आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है? ब्रॉन्ज मिलने से उन्हें आहार मिले, आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। भोजन मिलने में आसानी हो गई, तो आहार मिलने में आसानी हो गई। और इस वजह से उन्हें भोजन में आसानी हो गई। तो अब क्या हुआ? वो आहार कल्चर हो गया। कहाँ पे मिलता है? तो राजस्थान के नीचे वाले एरिया में। ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है? एक और इसमें इंपॉर्टेंट है साइट, नवादा टोली। नवादा टोली नाम का एक साइट है, ये इंपॉर्टेंट है। अ, ये भी यहीं पे है। तो अब आप कैसे कर सकते हो? बेसिकली इसको, इसकी खोज की थी संकालिया ने। संकालिया, एक सेकंड, क्या गड़बड़ टाइप हो रहा है? संकालिया, ठीक है? संकालिया ने खोज की थी नवादा टोली की। ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में ये हमें मिलता है जोरवे कल्चर। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है? तो नवादा टोली, ठीक है? अब यहाँ पे ना सबसे नई टोली बसी है, ठीक है? सबसे नई टोली बसी है। ये याद करो, सबसे नई टोली बसी है। हम लोगों ने देखा था नवासा नाम की जगह, NEVASA, नवासा। तो नवासा था नियोलिथिक साइट, ठीक है? क्योंकि नया सा लग रहा था, नया सा, नेवासा, नेवासा लग रहा था। किंतु यहाँ पे नवादा टोली, ठीक है? यहाँ पे नवासा टोली बसा है। तो टोली कब बसेगा? जब उनकी कल्चर बहुत स्ट्रांग होगी, ब्रॉन्ज एज में आ जाएंगे, और पूरी टोली बसाने के लायक हो जाएंगे, उतना उनके पास औजार हथियार सब होगा, धारदार हथियार सब होगा, तो नवादा टोली होगा। तो नवादा टोली, ठीक है? और इस वादा को किसने नहीं टाला? इस वादा को नवादा टाला, किसने नहीं टाला? संकालिया, सुनकालिया। इस वादे को मत टालना। पिछले बार जब हमने तुझे कहा था कि राख के पास तू चल, ठीक है? राख का खोज करने के लिए चल, जहाँ पे राख का एविडेंस मिला है, तो तूने जाने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पे नवादा टोली, यहाँ पे ये जो नया वादा है, ये जो तेरा वादा है, वादा को टालना मत। सुन का लिया, इस वादे को टालना मत। यहाँ पे ब्रॉन्ज एज है, यहाँ पे कुछ भी ऐसी खतरनाक चीज नहीं मिलेगी, डर वाली चीज। यहाँ पे डर जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज वाली चीजें मिलेगी। हो सकता है तू उसमें से कुछ चुरा के ला सकता है, ठीक है? सुन का लिया, याद हो गया? हो गया याद? Yes, Anshuman. Yes, sir. यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा नवादा टोली में, निवासा में, दोनों अलग अलग, मैंने क्लियर ये भी कर दिया। क्लियर कर ही दिया होगा, आगे बढ़ता हूँ। Confusion क्या बोला? आवाज क्लियर नहीं हुई। नहीं है ये। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, ऑल राइट। बेसिकली ये हम लोगों ने देखा कुछ इसका साइड्स। अब इसमें एक चीज और पता है क्या है?
इस साइड पे ना हमें ओकरे कलर्ड पोर्ट्री, ओकरे का मतलब पता है, OCHRE, ओकरे सुना है कभी? ओकरे कभी सुना है, क्या होता है? ओकरे, ओकरे कौन सा कलर होता है? नहीं सुना? अच्छा, गेरुआ रंग सुना है ना हम लोगों ने, गेरुआ रंग? वो गेरुआ रंग जो है, उसी को कहते हैं ओकरे कलर, Yes, yes. ठीक है? ये बेसिकली कैसे बनता है, तो बेसिकली फेरिक ऑक्साइड जो है ना, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक का मतलब पता होगा, फेरिक किसे कहते हैं, लोहे को कहते हैं। यदि कोई साइंस वाला है तो उसे पता होगा, नहीं तो वैसे भी हम लोग आयरन जो लोहा होता है हम उसे कहते हैं क्या, फेरिक, ठीक है, फेरिक। तो Fe से उसका जो सिंबल होता है आयरन का, वो भी होता है Fe। तो फेरिक ऑक्साइड जब बनता है तो उससे क्या बनता है आपका, ये इस कलर का आपका रंग, इस कलर का पिगमेंट। तो ओकरे कलर की हमें पेंटिंग, ओकरे कलर की हमें पॉटरीज मिलती है। पॉटरीज यानी कि क्या होता है, पॉटरीज तो पता होगा, मटके वगैरह, ठीक है? तो ओकरे कलर की पॉटरीज हमें मिलती है, स्पेलिंग गलती होगी उसको मत जाना, ठीक है? ओकरे कलर की हमें पॉटरी मिलती है, यानी कि गेरुआ रंग की हमें पॉटरी मिलती है। अब क्या है, आपको पॉटरी के ना यहाँ पे 2 एविडेंस मिलेंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। एक तो मिलेगा ऑकरे कलर पॉटरी और एक मिलेगा रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी। दोनों आपको अलग-अलग जगह मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, जो सबसे पहले आपको मिलता है ना पॉटरी का एविडेंस, आपको मटकों का एविडेंस, वो गेरुआ रंग में मिलता है, ठीक है? क्योंकि अपना कल्चर सबसे पुराना, ठीक है? सनातन धर्म सबसे पुराना, गेरुआ रंग से हम सबको सबसे ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए सबसे पुराना अगर हमें कोई मिलता है तो ऑकरे कलर का मिलता है, गेरुआ रंग का मिलता है। लेकिन बाद में हमें मिलता है रेड एंड ग्रे वेयर पोट्री, ठीक है? रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री, वो हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें कौन-सा कब मिलता है। तो जो रंग-बिरंगा मिलता है, तो हम लोगों ने और सोचा कि नहीं-नहीं, अब ना थोड़ा रंग-बिरंगा होना चाहिए। तो सिंधु घाटी के लोग रंग-बिरंगे थे। तो वो लोग सब रंग-बिरंगे कलर के पॉटरीज़ बनाते थे। लेकिन जो हमारा एंशिएंट है, जो सबसे पुराना है, गेरुए रंग का, वो होता था कहाँ पे? ब्रॉन्ज़ कल्चर में हमें मिलता था। ब्रॉन्ज़ भी गेरुआ रंग और पॉटरी भी गेरुआ रंग, दोनों के दोनों गेरुआ रंग थे। ठीक है? तो इसकी एविडेंस हमें कहाँ से मिलती है? ये पॉटरीज़ हमें कहाँ से मिलती है? तो मिलती है कहाँ से? अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, ठीक है? अतरंजी खेड़ा से मिलती है और हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? देखो ये दोनों साइड ना उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको ये साइट भी बता रहा हूँ, साइट कहाँ पर है और ये लोकेटेड कहाँ पे है वो भी बता रहा हूँ। ताकि आपको एक मैप में अगर कभी आ जाता है ना राइट टू लेफ्ट सजाने के लिए, लेफ्ट टू राइट सजाने के लिए, तो वो भी आप काम कर सको। क्योंकि उत्तर प्रदेश में है तो अगर बिहार वाला कोयडिगवा होगा जहाँ पे ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही है, वहाँ पर आप कोयडिगवा को ईस्ट में लगा दो क्योंकि वो बाद में आता है। अब पहले लगा दो अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर। दोनों उत्तर प्रदेश में, ये बहुत पुरानी साइट है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खीड़ अतरंजी चीज़ है नहीं, अतरंजी खेला है ना कि हमें ऑकरी कलर की पॉटरी मिलती है। अभी तो हम भगवा वस्त्र सुनते थे, अब हम भगवा कलर का पॉटरी भी देख रहे हैं। किसी अतरंजी खेल है ये, अतरंजी खेड़ा है ये हमारा। अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर तो भाई आप जानती हो कितना एंशिएंट साइट है, वो आपको ऐसे याद होना चाहिए। तो ऑकरे कलर की पॉटरी कहाँ पे मिलती है? अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर में। तो ये हुआ समाप्त, पूरा आपका स्टोन एज समाप्त हो गया, ब्रॉन्ज एज समाप्त हो गया। कहो सत्यनारायण भगवान की जय। हो गया क्लियर? Yes, sir. मज़ा आया कि नहीं ये बताओ? Yes, sir. आया. बाकी सब भी कमेंट करो, बताओ कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा, ये मरे-मरे आवाज़ में बोला अच्छा था, हाँ ठीक है। चला लेंगे सर काम। वो नहीं कह रहा, मतलब बेटर कंटेंट था, आई मीन एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग भी बोल दो कुछ। इट्स गुड एंड हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। और बाकी लोग? याद हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है ये सब लिख करके। थोड़ी और तारीफ होनी चाहिए। एक इंसान और तारीफ करेगा। मुस्कान, केवल स्वयं के मुख पे मुस्कान रखना है या दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान दिलाना है? यस सर, सच में याद हो गया। तो मुस्कान कल लाओ हमारे सुबह चेहरे पे भी, हमें भी अच्छा लगे थोड़ा। अकेले जी, खुद के आपने चेहरे बोला ना पे सुबह-सुबह 17 स्वामी का प्रसाद मिल गया। क्या बोली? हुँ। चलो ठीक है। अब हमें टाइम हो रहा है 5:30। एक बात बताओ, आज के लिए इतना सफिशिएंट है कि और करें अभी? और अभी करना है? अभी आगे बढ़ना है? सर आप रहने दीजिए। जैसा सोचे. नहीं, नहीं, नहीं।
देखो आज मैं 6 बजे से लेट तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है? आज मैक्सिमम 6 बजे तक हो पाएगा, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है कहीं पे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग कहते हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, तो कंटिन्यू करता हूँ। ऐज़ यू विश सर। बाकी लोग भी अपना ओपिनियन दे दो। तो भारत में लोग के पास ना सॉल्यूशन हो ना ओपिनियन सबके पास होता है। तो ओपिनियन देने में हिचकना नहीं चाहिए। सबके सब मोदी को, राहुल गांधी को गाली दे रहे होता है। तो ओपिनियन सबके पास होता है। ठीक है, शुरू कर ही देते हैं। नहीं होगा मन हो अगर मान लो सपोज़ ज़्यादा हो रहा होगा ना तो मुझे बता देना, हम कट कर देंगे आज की क्लास और आगे बढ़ जाएँगे। ठीक है? तो हम अब करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोगों ने अब देखा क्या चला, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम लोगों ने पूरा स्टोन एज चेक किया, ब्रॉन्ज एज चेक किया। उसका क्या है पता है? हम लोग का ना ट्रांज़िशन करने लग गए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ने लग गए। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम पत्थरों से औज़ार बनाया करते थे, फिर हम लोगों ने ब्रॉन्ज की खोज की। अब हम क्या है एडवांस होने लगे हैं धीरे-धीरे। अब हम लोग ना आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बन गए एकदम एडवांस आदमी, ठीक है? बढ़िया आदमी। तो अब हम कल्चर जो है शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर? हम लोग का कल्चर शिफ्ट हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है? यहाँ पे ना मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब देखो हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये हिस्ट्री भी कर रहे हैं और साथ में आर्ट एंड कल्चर को भी कर रहे हैं। तो आपको आर्ट एंड कल्चर भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये देखो क्या आपको ये स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। आप लोग को स्क्रीन शो हो रहा है? यस। ये आपको स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है। ये ना आपकी आर्ट एंड कल्चर की किताब है नितिन सिंघानिया की, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका इंडियन आर्किटेक्चर का पहला पार्ट। अभी हम लोग को क्या करना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, हड़प्पन कल्चर। तो उसका जितना आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हम उसे भी यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है ना हम इसके कुछ बेसिक्स जानते हैं स्पीड में फटाफट। सबसे पहली बात, इसकी खोज की थी डॉक्टर सहनी ने। बेसिकली डॉक्टर सहनी ने इसकी खोज की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कैसे याद रखेंगे? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की ना, तो कुछ लोग को ना सहन नहीं हुई ये बात। कुछ लोग को ये बात सहन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे कल्चर का बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे हमें हिंदू कल्चर का ये मिलता है, यज्ञशाला का मिलता है एविडेंस। यहाँ पे हमें पशुपति महादेव का सील मिलता है। यहाँ पर हमें बुल मिलता है, जो बैल की हम लोग इतना वो करते हैं, हमें बैल का एविडेंस मिलता है, हमें गाय का एविडेंस मिलता है। यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे हमें मदर गॉडेस का मूर्ति मिलता है। तो ये सब देख कर के ना कुछ लोग को सहन नहीं हुआ, ठीक है? तो सहनी जी ने इसकी खोज की, जिसे देख करके कुछ लोग को सहन नहीं हुई ये बात कि हमारा कल्चर ऐसे कैसे प्रमोट कर सकता है। याद हो गया, ठीक है? आप सबके सब अपने ही कल्चर वाले हैं तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है? तो ये हम लोग तक ले सकते हैं इस तरीके से याद करने का। तो सहनी जी है। मैं इसे लिखूँ क्या? एक सेकंड लिख पाऊँगा कि नहीं? हाँ, ठीक है, लिख लूँगा सहनी। सहनी जी ने खोज की थी आईबीसी की, ठीक है? तो ये नोट कर लो, आईबीसी की खोज किसने की? सहनी जी ने, ठीक है? तो हमें सहन नहीं हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने खोज किसकी की थी? इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की। हड़प्पा की इन्होंने खोज की थी। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो खोज की नहीं थी। देखो क्या है, हड़प्पा जो है वो अर्लीएस्ट साइट जो खोजा गया था, ठीक है? सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कोई सबसे पहली चीज़ कोई खोजी गई थी, सबसे पहला स्थान कोई खोजा गया था, तो हड़प्पा है। अब ये मत समझना ये सबसे पुरानी साइट है। ये सबसे पुरानी साइट नहीं है। 2 बात में डिफरेंस है। सबसे पहले खोजा जाना और सबसे पहली साइट होना दोनों में डिफरेंस है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, ठीक है? सबसे पुरानी साइट, सबसे पहली साइट कोई और है, हम उसे देखेंगे। लेकिन ये सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा और इसी हड़प्पा से क्योंकि सबसे पहले खोजा गया इसलिए हम आईबीसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, ठीक है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है? तो ये खोजा था डॉक्टर साहनी ने, ये हम लोगों ने देखा। अब हम देखें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? इसका विस्तार है आपका पश्चिम में देखोगे तो पश्चिम में ना अफ़गानिस्तान तक कुछ अफ़गानिस्तान के पार्ट से लेकर के और आगे का आपका यूपी के मेरठ तक ये आपका पूरा पार्ट जाता है, ठीक है? ये आपका पूरे एरिया में फैला हुआ है। बेसिकली ये सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है क्योंकि सिंधु नदी जहाँ से बह रही है। अब सिंधु नदी है कहाँ पे? इंडस रिवर है कहाँ पे? ये आपकी पाकिस्तान में बहती है, ठीक है? सिंधु नदी। लेकिन सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज़ भी तो है, पंचनद जिसे कहते हैं। सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरीज़ है,
उसे क्या कहते हैं? पंचनद, 5 नदियों का संगम। कौन-कौन सी है पंचनद? याद है किसी को? किसी ने पढ़ा है? याद है किसी को 5-5 नदियाँ कौन-कौन सी है वो वाली? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? इज एनीवन हियर? किसी ने पढ़ रखा है? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। किसी ने पढ़ रखा है इंडस नदी कौन-कौन सी है? नो। नहीं पढ़ रखा। ठीक है। देखो ये ना चीज़ें हमें पता होनी। हाँ, छाया ने लिखा सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है? सिंधु, सिंधु। सतलज इसमें हाँ, ठीक है, ठीक है। ये आप नोट कर लो। सबके सब आपको ये याद होना चाहिए सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब और सिंधु। ये अलग-अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने कहा सिंधु नदी, है ना? सिंधु नदी है। उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है। कौन-कौन सी है? सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये इसमें कुछ नदियां भारत में बहती है, कुछ नदियां है आपकी पाकिस्तान में बहती है। उस टाइम पे तो एक्सटेंडेड इंडिया ही था, ऑब्वियसली वो भारत का पार्ट था। तो ये नदियां हैं, इन्हें कहा जाता है पंचनद, जो कि इंडस वैली की नदियां हैं। इन्हें याद आप तो खुद कर लेना, नहीं तो बाद में जब मैं ज्योग्राफी की क्लास लूंगा उस टाइम में आपको याद करवा दूंगा कैसे याद करना है, कौन सी पार्ट इंडिया में पड़ती है, कौन सी पार्ट पाकिस्तान में पड़ती है, कहाँ-कहाँ से बहती है, वो सब आपको याद करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल ये जान लो कि इसी साइड पे, इसी के आस-पास जो है, इसी के बेसिन में, अब जैसे नदी तो बहती है एक सिर में, इंडस सिंधु। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। हाँ, तो इंडस नदी को ही सिंधु नदी कहते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि ये हम लोग जो एक पूरी नदी बह रही है, सपोज़ यहाँ से नदी बह रही है, लेकिन उसके आस-पास के बहुत बड़े एरिया का क्षेत्र उसकी घाटी कही जाती है। ठीक है? पूरा वैली कहा जाता है, जैसे गंगा वैली, गंगा की घाटी। अब पूरा बिहार को गंगा 2 भागों में बाँटती है, ठीक है? एक नॉर्थ साइड, एक साउथ साइड। ऐसा नहीं जहाँ से गंगा नदी बहती है वहीं की ज़मीन फर्टाइल है। गंगा नदी के किनारे वाली बहुत दूर तक की ज़मीन फर्टाइल है। तो सेम इसी प्रकार जो नदी के किनारे बसने वाले हैं, इंडस नदी के किनारे उन्हें कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे बसने वाले लोग को। अब यहाँ पे क्या है ना, ये ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ इनका ये रहा है फैलाव। जैसे कि यदि हम बात करें कि पूरब से पश्चिम से, यानी कि पश्चिम से पूरब कितना डिस्टेंस रहा है, तो 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। पश्चिम से पूरब 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है? 1600 किलोमीटर में फैली हुई है, लिख लो। उत्तर से दक्षिण जो है वो कितने किलोमीटर में? 1400 किलोमीटर में। यानी कि एक स्क्वायर शेप में ऑलमोस्ट, हालांकि रेक्टेंगल है, लेकिन एक ये समझ लो स्क्वायर शेप में लगभग ये फैली हुई है। 1600 और 1400 किलोमीटर में इसका फैलाव है। ठीक है? अब यदि हम बात करें कि यहाँ पे कई सारे टाउन हैं, जैसे आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो का नाम, ठीक है? आपने सुना होगा राखीगढ़ी का नाम, धोलावीरा का नाम, कालीबंगन, हड़प्पा, आपने कई सारे नाम सब सुने होंगे, ठीक है? तो ये कई सारे नाम जो हैं, ये सब उसी के पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हड़प्पा खोज लिया गया, लेकिन सिंधु नदी पे बसने वाले और जो अलग-अलग टाउन्स थे, उन्हें भी समय के साथ खोजा जाने लग गया, तो वो ये सारे के सारे थे, ठीक है? तो अब यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा अगर टाउन था, तो कौन-सा था? वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, वो 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ऐसे याद मत रखना कि 250 हेक्टेयर उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखो मोहनजोदड़ो, उसके बाद आता है हड़प्पा, हड़प्पा 150 किलोमीटर का था। उसके बाद आता है कालीबंगन, ठीक है? सबसे पहले आता है मोहनजोदड़ो, ठीक है? उसके बाद क्या आता है हड़प्पा, फिर आता है कालीबंगन। नोट कर लो, फटाफट नोट करो। मोहनजोदड़ो अगर ऐसे आ जाए कि इसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ कि इनकी साइट सबसे बड़ी कौन-सी थी? या फिर सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट साइट्स ऑफ आईवीसी इज हड़प्पा। तो आप हो सकता है फील करो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम पे तो हड़प्पा ही होगा। नहीं, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है? मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ी साइट। उससे छोटी है हड़प्पा, उससे छोटी है कालीबंगन। ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ना थोड़ा कांसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन कांसेप्ट पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं, क्योंकि अभी कांसेप्ट पढ़ने का टाइम देखते हैं कितना है। अब हम कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं जितना हो पाता है। तो आप स्क्रीन पे चेक करो। ये क्या लिखा है? अ पार्टीशन हैज इनेबल्ड क्लोज्ड कैप्शनिंग। ये क्या है? जो भी हो। आवाज आ रही है ना आप लोग को मेरी क्लियर? Yes, it's clear. ठीक है। देखो, यहाँ पे ना हमें कई सारी चीज मिलती है, जैसे स्क्रीन पे देखो, आपको यहाँ पे स्कल्पचर लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपको एक सेकंड,
ठीक है? ये स्कल्पचर है, ठीक है? सील्स मिला है, पॉटरीज़ मिली है, ज्वेलरीज़ मिली है, गहने वगैरह मिले हैं, ठीक है? ये सब चीज़ मिले हैं। इससे हमें एक चीज़ क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी एडवांस था, वो लोग सब फैशन का सेंस भी जानते थे। क्योंकि अगर फैशन नहीं जान रहे होते, तो उन्हें ज्वेलरी कहाँ से हमें एविडेंस प्राप्त होता, है ना? हमें ज्वेलरी मिल रही है, इट मीन्स कि वो फैशन सेंस जानते थे। हमें वहाँ से पॉटरी मिली, अब मैंने पॉटरी क्या कहा था? रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी यहाँ से मिल रही है। ब्रॉन्ज एज में कौन सी मिली थी? गेरुआ रंग की पॉटरी मिली थी, कोपरे कलर पॉटरी। यहाँ पे मिली है रेड एंड ब्लैक कलर पॉटरी। सील्स मतलब क्या होता है? सील्स मतलब होता है कुछ किसी प्रकार का निशान जो ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। बेसिकली आज के सिक्के मान लो, जो सिक्के होते थे उन्हें सील कह लो एक हिसाब से। यहाँ भी कहा जाता था हाँ ये यहाँ से आए हैं। स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होता है? मूर्तियां वगैरह सब हमें मिलती है, ठीक है? ये हमें अर्बन प्लानिंग नज़र आती है। ये हमें नज़र आता है कि ये सारे अर्बन कल्चर था, क्योंकि यहाँ पे इतना एडवांस था कि हमें महसूस होता है कि ये अर्बन कल्चर है हम लोग का, ठीक है? तो ये हमारा अर्बन कल्चर होगा। अब यहाँ पे हम कुछ फटाफट साइट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स कौन-कौन सी है, और उसे याद करते चलेंगे। जैसे कि नोट करते जाओ फटाफट, ठीक है? हड़प्पन जो कल्चर था, वो बसा है रावी नदी के किनारे पे। हड़प्पा हड़प्पा कल्चर कहाँ पे बसा है? रावी नदी के किनारे पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लिख लो हड़प्पा, ब्रैकेट में लिख लो रावी नदी। ठीक है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो सबसे पहले इसकी खोज की थी साहनी जी ने, ठीक है? उसके बाद क्या है? सबसे पहले खोज की गई थी हड़प्पा की। ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद फिर क्या है? यहाँ से मदर गॉडेस की का मूर्ति मिला है, यानी कि देवी मैया का यहाँ पे हमें एक मूर्ति मिला है, ठीक है? यहाँ पे हमें एक शिवलिंग मिला है, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम। ये देखो यहाँ पे लिखा है स्टोन का हमें लिंगम मिला है। हमें क्या मिला है? लिंग मिला है, शिवलिंग मिला है, हमें योनि मिली है, हमें देवी मैया मिली है, और भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है, ठीक है? बेसिकली हमें इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले आपको कि हमें यहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यहाँ पे मदर गॉडेस प्राप्त हुआ है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें ना एक स्कल्पचर मिला है, एक मूर्ति मिली है जिसमें कि कुत्ता एक हिरन के पीछे भाग रहा है, ठीक है? ये याद रखना है कि कुत्ता एक हिरन के पीछे भाग रहा है। कहाँ पे? हड़प्पा में, ठीक है? हड़प्पा में भाग रहा है ये, और ये रेड रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। अब देखो क्या है ना, आप पूरे उस टाइम पे देखोगे नॉर्थ इंडिया में, या फिर अभी भी आप देखो लाल किला कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? कौन से पत्थर से बना हुआ है? लाल मिट्टी से, लाल पत्थर से, है ना? लाल किला उससे बना है। लाल लाल पत्थर। हाँ, क्यों बना है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लाल पत्थर की ज़्यादा बहुलता पाई जाती है, ठीक है? तो उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी रेड सैंडस्टोन का बना हुआ हमें मिलता है मेल टॉर्सो। एक लड़के का टॉर्सो, टॉर्सो मतलब क्या होता है? ऊपर का भाग, कमर से ऊपर का हिस्सा, ठीक है? तो हड़प्पा में हमें वो मिला है, ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज़? हड़प्पा में हमें क्या-क्या मिलता है? रेड सैंडस्टोन का। अगर कोई कहे कि क्या मार्बल का मिलता है? नहीं, मार्बल का नहीं मिलता। कोई कहे कि किसी और चीज़ का, ग्रेनाइट का मिलता है? तो नहीं, ग्रेनाइट का नहीं मिलता। किसका मिलता है? रेड सैंडस्टोन का। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? आज के टाइम पे पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे पे है। ऊपर हम लोगों ने देखा जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ कौन सी नदी के किनारे पे है? रावी नदी के किनारे पे, ठीक है? कैसे याद रखेंगे इसे? रावी नदी के किनारे कैसे याद रखें? बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। सूरज, रवि का अर्थ होता है सूरज। सूरज उगा है। सूरज उगने से हमें क्या मिला है? हड़प्पा मिला, ताकि हमें अपने एंशिएंट रूट्स प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए रूट्स? जब सूरज उगा है। अभी देखो 7 बजे के आस-पास सूरज उगता है, तो तब हमें रूट्स प्राप्त होंगे, ठीक है? तो हड़प्पा हमें सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला कौन मिला था? हड़प्पा। कब मिला था? जब सूर्योदय हुआ है। तो रावी नदी के किनारे पे, रावी सूर्य, ठीक है? तो रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ हड़प्पा। सबसे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिला है था हड़प्पा। क्या-क्या मिला हड़प्पा में? एक कुत्ता जो हिरन का पीछा कर रहा है, एक लड़के का ऊपर का भाग, कमर से ऊपर का भाग, एक मदर गॉडेस जिसे हम लोग कहते हैं देवी मैया, एक शिवलिंग, ये सारी चीज़ें हमें मिली है, ठीक है? अगला है मोहनजोदड़ो जो हमने कहा। अब मोहनजोदड़ो जो क्या है, ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कैसे याद रखेंगे इसे? कि देखो सिंधु नदी सबसे बड़ी है ना? इन पाँचों नदियों का नाम जो अभी हम लोगों ने बोला, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज़ है, और ये मेन इंडस नदी, ये मेन सिंधु नदी के ऊपर बसी हुई है मोहनजोदड़ो, ठीक है? तो इससे तो याद होगा नहीं, याद कैसे होगा कि हमें ना यहाँ पे ग्रेट बाथ मिलता है। ये देखो, यहाँ पे लिखा है द ग्रेट बाथ टब, ये देखो ग्रेट बाथ टब, ये हमें मिला है। अब ग्रेट बाथ टब क्या है? 1 सेकंड। हाँ, ये देखो ग्रेट बाथ नहाने का स्नानागार हमें यहाँ पे मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है? स्नानागार में क्या है? बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे कि लोग सब रिचुअल बाथिंग करते थे, किसी चीज़ के लिए नहाने जाते थे, और उन नहाने के बाद ना कपड़े-वपड़े चेंज करने के लिए जगह भी बना रखी है। इतने एडवांस थे कि एक तो नहाओ,
पूरा सामूहिक रूप में उधर कपड़े बदलने के लिए भी जगह था वहीं पे, आस-पास में कमरे छोटे-छोटे बना रखे थे। तो कहाँ पे संभव है? जहाँ पे इतनी बड़ी नदी हो, जहाँ पे सबसे बड़ी नदी हो। तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी नदी बहती है, इंडस नदी, सिंधु नदी, ठीक है? याद हो गया? मोहनजोदड़ो और ये, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या मिलता है? स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड फिश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड फिश, ठीक है? एक पुरोहित, एक पंडित का यहाँ पे जो दाढ़ी वाले पंडित जी हैं, उनका हमें मिलता है एक क्या? मूर्ति, ठीक है? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो एक मिलती है हमें नाचने वाली लड़की, डांसिंग गर्ल, डांस करती हुई लड़की मिलती है, त्रिभंग पोज़ीशन में नाच रही होती है, ठीक है? त्रिभंग पोज़ीशन क्या होता है? एक हाथ कमर पे है, टाँग ऐसे है, गर्दन उधर घुमाया, आपको दिखा दूँगा फ़ोटो, ठीक है? तो डांसिंग गर्ल हमें मिलती है और एक पशुपति की सील मिलती है, ठीक है? ऐसे याद करेंगे, ठीक है? देखो इसलिए मोहनजोदड़ो, मोहन का नाम आता है, मोहन कौन है? हमारे कान्हा जी, ठीक है? तो कान्हा जी की पूजा करने के लिए कोई पंडित जी भी तो चाहिए ना, तो इसलिए बियर्डेड प्रीस्ट मिले हैं, ठीक है? बियर्डेड प्रीस्ट मिले कान्हा जी की पूजा करने के लिए, मोहनजोदड़ो में, ठीक है? और वहाँ पे हमें डांसिंग गर्ल मिली है, हमें कान्हा जी के लिए एक लड़की डांस कर रही है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है कि एक प्रथा है, कौन-सी प्रथा है आप बता सकते हो? जिसमें कि देवदासी की प्रथा, आपने जानते होंगे देवदासी की प्रथा, जहाँ पे कि लेडीज़ सब, लड़कियाँ सब जो है, वो भगवान के लिए डांस करती है टेम्पल में, मंदिरों में। लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसपे बैन लगा चुके हैं ये लोग, ठीक है? इंडिया में बैन लग चुका है। हालाँकि कुछ साल पहले तक देवदासी प्रथा थी और वो लोग ना अपने आप को भगवान के सबसे ज़्यादा करीब मानते थे। लेकिन उसके खिलाफ दुष्प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ कि उसमें शोषण होता है, ये होता है, वो होता है, इसलिए उस प्रथा को बंद कर दिया गया। इसलिए आपको एग्ज़ाम में उसके खिलाफ ही लिखना है, आपको उसके विरुद्ध ही लिखना है। आप उसके सपोर्ट में अपने आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते। स्टिल भगवान के लिए हम लोग डांस किया करते थे, तो डांस करने वाली मूर्ति थी कान्हा जी के लिए और पशुपति की सील। पशुपति यानी कि कौन? महादेव। अब कान्हा जी ना बिना महादेव के कुछ नहीं हो सकते। जो महादेव का भक्त ना हो और कान्हा जी का भक्त हो, वो कभी कान्हा जी का भक्त हो ही नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि भगवान को महादेव बहुत प्रिय है। सबसे बड़े भक्त उनके महादेव ही हैं। महादेव का कोई भक्त होगा, वो अगर कृष्ण का भक्त नहीं होगा तो नहीं हो सकता, दोनों एक-दूसरे के भक्त होने चाहिए, ठीक है? मोहनजोदड़ो में याद हो गया सब कुछ, ग्रेट बात याद हो गया, बियर्डेड फिश। अब आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि बियर्डेड फिश हमें मिला है धोलावीरा में, तो नहीं, नहीं भाई नहीं मिला। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में, जहाँ पे हमें मोहन मिले हैं, जहाँ पे हमें कान्हा जी मिले हैं, ठीक है? याद हो गया ये 2 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? बोलो, याद हो गया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अ, रावी नदी को मैं ये कर देता हूँ हाइलाइट। बाकी सबको भी याद हो गया ना? यस, 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 ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, अगला है ढोलावीरा। अब एक तो वीरा, है ना? और एक तो ढोल। कहाँ से हमें समझ आता है कहाँ है ये ढोलावीरा? गुजरात में ऑब्वियसली, क्योंकि वहीं पे लोग वीरा कहते हैं, वीरे वीरे मतलब भाई, ठीक है? तो अपने भाई को वीरा कहने की आदत है, ठीक है? वहाँ पे लोग को, गुजरातियों को। तो आपने देखा होगा गरबा वगैरह में ढोल बजाया जाता है, ठीक है? वीरा कहते हैं, तो ये ढोलावीरा जो है आपका कहाँ पे है? गुजरात में है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ढोलावीरा फेमस क्यों है? ढोलावीरा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना पानी को इकट्ठा किया जाता है, जायंट वाटर रिज़र्वोयर है, ठीक है? जहाँ पे आपको ये मिले कि पानी की सुरक्षा की जा रही है, पानी को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, वो कौन-सा है? ढोलावीरा, ठीक है? ढोलावीरा है ये। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लेटेस्ट है आईवीसी की सिटी जो खोजी गई है। अब देखो सबसे पहले कौन-सी सिटी खोजी गई थी? हड़प्पा, ठीक है? उसके बाद कौन-सी सिटी खोजी गई? जो भी खोजी गई हो, लेकिन लेटेस्ट कौन-सी है आपकी? ढोलावीरा, ठीक है? कैसे याद करेंगे इसे? ये दोनों चीज़। हम याद इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो एग्ज़ाम में कि आखिर ये किससे संबंधित है। आप इधर का उधर ना कर दो। देखो, जहाँ पे सोलर एनर्जी का ज़्यादा आपको रहेगा चांस, वहीं पे आप सोलर एनर्जी उगा सकते हो। जहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा, वहीं पे आप पानी उगा सकते हो। तो देखो पानी सॉरी हवा से बिजली पैदा कर सकते हो। गुजरात जो है, गुजरात एक ऐसा एरिया है जो पूरा पानी में एक हिसाब से घिरा हुआ है ना? हम देखते हैं कि उसका मुँह जैसी शक्ल का गुजरात हमें दिखता है, ऐसा ऐसा फैला हुआ, ठीक है? और वहाँ पे पानी का ना बहुत अच्छे से हम उसे हार्नेस कर सकते हैं, पानी से हम बना सकते हैं बिजली वगैरह। तो वहाँ पे पानी को इकट्ठा करने की परंपरा हमेशा से रही है। कहाँ पे? गुजरात में। क्योंकि गुजरात एकमात्र ऐसा जगह है जो हमें लगता है कि वो पानी पी रहा है। आप गुजरात की कभी देखो शक्ल, गुजरात को आप मैप पे देखो, लगता है पानी पी रहा है ना? पानी पीता नहीं, वो पानी पी कर के इकट्ठा करता है एक जगह। तो इसलिए पानी अगर कहीं पे इकट्ठा करने की बात आएगी तो ढोलावीरा में, ठीक है? ढोलावीरा में। और लेटेस्ट सिटी है क्योंकि
हमें यहाँ पर जो मोदी है, नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पे आपके देश के प्रधानमंत्री कहाँ से बने हैं? यहाँ पे गुजरात से ही आए हैं, ठीक है? लेटेस्ट प्रधानमंत्री है ना, तो इसलिए लेटेस्ट आईबीसी की जो सिटी है वो भी गुजरात में ही होगा, वो भी ढोलावीरा ही, ठीक है? गुजराती वीरा वहाँ पे पहुँचा है प्रधानमंत्री के पद पे, ठीक है? तो लेटेस्ट आईबीसी सिटी कौन-सी है? ढोलावीरा। पानी की कहाँ पे सबसे ज़्यादा वो किया जाता है, एक जगह इकट्ठा करने का, उसे वाटर को रिजर्व करने का? तो ढोलावीरा। याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लोथल। लोथल जो है, यहाँ पे भी ये भी है गुजरात में। कैसे याद करेंगे? देखो गुजरात में हम लोगों ने 2 देखा, एक देखा ढोलावीरा, एक देखा लोथल। दोनों कैसे याद करेंगे कि गुजरात का है? लोथल। लो यहाँ पे तो थल समाप्त हो गया। लो, ये देखो यहाँ पे तो थल समाप्त हो गया, थल मतलब होता है जमीन। लो, थल यहाँ पे समाप्त हो गया, थल मतलब जमीन। तो गुजरात में जमीन समाप्त हो गया। गुजरात में जमीन समाप्त हो रहा है तभी तो समुद्र आ रहा है ना? लोथल यहाँ पे जमीन समाप्त हो गया, सिंपल खत्म, यहाँ पे काम खत्म हो गया, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं, इम्पोर्टेंट। आगे आता है राखी गढ़ी, ठीक है? राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है, ठीक है? राखी गढ़ी हरियाणा में है और सबसे बड़ी साइट अगर कोई है, तो वह है राखी गढ़ी की, ठीक है? राखी गढ़ी हरियाणा में है और सबसे बड़ी साइट सिंधु घाटी सभ्यता की कौन-सी है? राखी गढ़ी। कौन-सी है? राखी गढ़ी। और इसीलिए उसे कहा जाता है प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्रोविंशियल कैपिटल का मतलब क्या है? सॉरी, बेसिकली उसकी राजधानी एक हिसाब से अघोषित राजधानी हड़प्पा की किसे कही जाती है? राखी गढ़ी को। क्यों कही जाती है? क्योंकि सबसे बड़ी साइट जो है राखी गढ़ी है, ठीक है? राखी गढ़ी। कैसे याद रखेंगे? जो बहन अपने भाई को राखी बाँधती है, उस भाई की उम्र लंबी होती है ना? तो राखी गढ़ी। तो ऐसे ही वो ला उसका भाई सबसे बड़ा हो जाता है दुनिया में। एक बहन के लिए उसका भाई सबसे बड़ा होता है दुनिया में, इसीलिए वो बहन अपने भाई को राखी बाँधती है ना? तो सबसे बड़ा होता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा अगर कोई साइट है तो कौन-सा है? राखी गढ़ी, जहाँ पे बहन जो है भाई को राखी बाँधती है, ठीक है? अच्छा, एक खास बात कि ये हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? हरियाणा में है, ये बात याद रखना है। कैसे याद रख सकते हो? कैसे याद रखें? मैं बताता हूँ। कभी ना आप हरियाणवी लड़की से बात करके देखना, कभी हरियाणवी लड़की से बात करके देखना, वो आपसे बात नहीं करेगी जनरली, ठीक है? वो करेगी तो आपको भाई बना लेगी। आपने नोटिस किया होगा हरियाणवी लड़कियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में रहने वाली और आपस में तो खूब दबंग रहेगी। इतनी दबंग होती है कि नॉर्मल लड़कों को भाव नहीं देती वो लोग, ठीक है? नॉर्मल लड़कों को भाव नहीं देती और होती है वहाँ पे गीता फोगाट टाइप और उन सब टाइप ताकि पहलवान कुश्ती वाली, तो भाई वो सबको भाई बना लेती है ना? तो इसलिए राखी गढ़ी आपको राखी बाँधनी है अगर आप कभी हरियाणवी लड़की से बात करने जाओगे तो। तो राखी गढ़ी आप हरियाणा में है इस तरीके से याद कर सकते हो। लार्जेस्ट साइट कैसे याद कर सकते हो? क्योंकि बहन अपने भाई को सबसे बड़ा मानती है इसलिए वो तो इसलिए आपको ये याद हो गया राखी गढ़ी। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? तो आगे आता है रोपड़, ठीक है? रोपड़ पंजाब में है, ये मेरे ख्याल से आपको अपने आप ही याद होना चाहिए, रोपड़ बहुत फेमस जगह है पंजाब की, ठीक है? और मैंने आपको कहा था कि बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे आपको इंसान कुत्ते के साथ मिले हैं, है ना? आपको बोला था कि कुत्ते को टच करना हमें क्या मानते हैं कि अच्छा नहीं मानते अपनी सिविलाइजेशन में, इनफैक्ट अंग्रेज़ लोग भी अच्छा नहीं मानते। तो वहाँ पे कश्मीर में वो लोग क्या कहते हैं, हम बुरे हैं इसलिए उन्होंने मुझे दबा दिया। बुर्ज़ होम, हम बुरे हैं। ये लोग सब हमें बुरा मानते हैं। हम बुरे हैं इसलिए इन्होंने हमें कुत्ते के साथ ही दफना दिया और हमें मार दिया। ऐसा हम लोगों ने बुर्ज़ होम को याद किया था, ठीक है? कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक इसी प्रकार रोपड़ में, पंजाब में हमें ऐसा ही एक और सीन मिलता है कि डॉग ब्रीड विथ ह्यूमन, ठीक है? कुत्ता हमें मिलता है जो इंसान के साथ दबा हुआ हो एक साथ, ठीक है? तो रोपड़ में भी हमें वो चीज़ मिलती है, ठीक है? कहाँ पे बसी है? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे बसी हुई है। तो वो कैसे याद करोगे? आपको बेसिकली ना ये याद होना चाहिए कि पंजाब में सतलज नदी बहती है, ठीक है? पंजाब में सतलज नदी बहती है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके इंडिया का है और ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो सतलज, ठीक है? अ, ऐसे भी कर सकते हो कि पंजाबी लोग जो है ना सत्य बोलते हैं, ठीक है? वो लोग सब गुरु नानक देव को मानने वाले हैं, वो लोग सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो सतलज, ठीक है? सत्य की लाज रखने वाले हैं, सत्य की लाज रखने वाले हैं सिख लोग सब। तो और वो जो है वहाँ पे कौन-सा रोपड़, अगर आप कभी उनसे मिलोगे ना, कभी आप कभी गुरुद्वारे में जाओगे तो आप भी रो पड़ोगे, ऐसे आप याद रख लो। गुरुद्वारे में कभी जाओगे तो आप रो पड़ोगे, वो लोग हमेशा सत्य की लाज रखते हैं, तो वो चीज़ है, आपको इस तरीके से याद हो जाएगा रोपड़, रोपड़ पंजाब में, सिख आप याद रख सकते हो, ठीक है? और रोपड़ पहला हड़प्पन साइट है जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में है। रोपड़ इज़ द फर्स्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखो हमने कहा कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, ठीक है? पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आज़ाद भारत की सबसे पहली साइट कौन-सी है? आज़ाद भारत, यानी कि 1947 के बाद की, तो वो है रोपड़।
कैसे याद रखेंगे ये चीज, ये फैक्ट? जब हमें भारत में, अपने आजाद भारत में एक पहली साइट मिली ना, तो हम रो पड़े। हमें इतना इमोशनल हुआ कि हम रो पड़े। पहली साइट तो हमें मिली भारत में, ठीक है? जब भारत की, आजाद भारत की हमें पहली साइट मिली तो हम रो पड़े। याद हो गया? बोलो, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। बाकी सब भी बोल दो। बोलो बोलो बोलो। यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, या और बाकी लोग? देखो, इंटरेक्टिव होना चाहिए, अकेले में एक तरफा बोलते जाऊं ऐसा नहीं, इंटरेक्टिव हो। लग रहा है ये लोग थक गए, थक करके सो गए। थकना मुझे चाहिए था, थक ये लोग रहे हैं। अरे बोलो तो। कोई नहीं बोलेगा, लगता है सब लोग अपने इधर उधर हो गए क्या? है नहीं कोई क्लास में? यस सर। हाँ तो बोलो ना, मुंह में दही जम रखा है क्या सुबह सुबह? यस सर। बोला करो। ओके। हाँ, छाया के मुंह में दही जमा हुआ है। और हर्ष, ठीक है छोड़ो, जो नहीं बोलता ना बोले, ठीक है? एग्जाम में बोल देना बस खाली। आगे हम आते हैं। अगला है राजस्थान में बालाथल और कालीबंगन। ठीक है, राजस्थान का बालाथल और कालीबंगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और ये हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे ना हमें चूड़ी की फैक्ट्री मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें चूड़ी की फैक्ट्री मिलती है। अगर कभी पूछ दे कि चूड़ी की फैक्ट्री, यानी कि चूड़ी के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, या फिर खिलौने हमें कहाँ से मिलते हैं, बेसिकली जो फैशन वाली चीजें हैं, चूड़ी हो गया, बच्चों के खिलौने हो गए, माँ बच्चों की चीज जहाँ पे मिलती है, वो है आपका राजस्थान, बालाथल और कालीबंगन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हम चीजों को इंटरमिक्स ना करते, इधर उधर ना करते। देखो, हम इंग्लिश में चूड़ी को क्या कहते हैं? बैंगल। बैंगल कहते हैं ना, तो बैंगन, बैंगन, बैंगल। ठीक है, काले कलर की आपको चूड़ियां चाहिए, काले कलर की चूड़ियां चाहिए, तो कहाँ पे मिलेगी? राजस्थान में, है ना? काले कलर की चूड़ियां चाहिए, बैंगल फैक्ट्री। कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगल, बंगल। ठीक है, काले कलर की चूड़ियां आपको मिलेगी बैंगल फैक्ट्री, कहाँ पे? राजस्थान में। और बालाथल, बालाथल जो है ये भी आपका राजस्थान में। कैसे याद हो? देखो, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पता है? इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। हाँ। तो बाला थल, सबसे बड़ा थल, सबसे बड़ा एरिया, थल मतलब जमीन, तो सबसे बड़ी जमीन यहाँ की है, राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा अपना देश का राज्य है। तो बालाथल और कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन और बालाथल, ये दोनों राजस्थान से आप रिलेट कर लो। और यहाँ पे चूड़ियों की और खिलौने की फैक्ट्री है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है सुरकोटरा, ये भी गुजरात में है। सुरकोटरा ये भी गुजरात में है, और ये फेमस क्यों है? यहाँ पे हमें घोड़ों की हड्डियां मिलता है, जो घोड़े है ना, घोड़ों की हड्डियां हमें प्राप्त होती है। ठीक है, गुजरात में हमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती है, घोड़े के रिमेन्स प्राप्त होते हैं। कैसे याद रखोगे? याद रखो, देखो, जो द्वारका मंदिर है, पर हम लोगों ने अभी पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो आया, तो मोहन कान्हा जी है, कान्हा जी का ही आपका जगह कौन सा था? द्वारका। द्वारका कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, बेसिकली वो वहां पे देवता है, वो भगवान हम उन्हें मानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, भगवान ने अश्वमेध यज्ञ भी किया होगा। भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया होगा अपने समय में। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि घोड़े की बलि दी जाती थी। ठीक है, पहले घोड़े को पूरा दौड़ाया जाता था, जहां तक घोड़ा जाता था वो एरिया अपना हो गया। ठीक है, अगर किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो उसके साथ युद्ध हुआ, नहीं तो अपने आप को सरेंडर कर दो, ये होता था उसका कंसेप्ट। जब घोड़ा का समय हो जाता था, अपना पूरा एरिया कंप्लीट कर लेता था, पूरा राज्य अपने कंट्रोल में ले लेता था, तो उसकी बलि चढ़ाई जाती थी अश्वमेध यज्ञ में। ठीक है, तो बलि चढ़ने से पहले ना, घोड़े ने सुर को ताड़ा, सुर को ताड़ा कि भगवान मुझे मोक्ष तो मिल जाएगा ना। आप कहते हो कि जो घोड़े की बलि यहाँ पे चढ़ती है, उसको, उस घोड़े को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को ताड़ते हुए कहते हैं, सुर मतलब क्या होता है? देवता, भगवान। ठीक है, तो भगवान को ताड़ते हुए कहता है, भगवान आप कह रहे हो कि मैं मरूंगा, मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगी? बताओ ना, सच बात है क्या? तो ये बात भगवान कहते हैं हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो सुर को ताड़ा। ठीक है, कौन ताड़ा? घोड़े ने ताड़ा। ठीक है, याद हो गया सुर को ताड़ने वाले? कहानी नहीं भूलोगे। यस। हाँ, देखो पता है क्या है? कभी भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसे पढ़ाई के तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए कहानी के तौर पे। मैं कहानी लिखता हूँ, मुझे कहानी लिखने में मजा आता है, तो मैं सबकी कहानी बना देता हूँ, है ना? तो ये चीज है।
अगला है बनवाली, ठीक है? अब बनवाली कहाँ पे है? बनावली, बनावली कहाँ पे? हरियाणा। अच्छा, अब हम लोगों ने हरियाणा में क्या देखा था? राखीगढ़ी, है ना? राखीगढ़ी देखा था। अब यहाँ पे बनवाली, बनवाली भी आ रहा है। अब ये कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे पे। अब आप कहोगे सरस्वती नदी है क्या? देखो सरस्वती नदी जो है, ये पहले थी, हमें 15 मिनट में रैप अप कर सकते हैं। देखो हम 6 बजे एग्ज़ैक्ट 6 बजे हम इसे समाप्त कर देंगे क्योंकि आज मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, ठीक है? तो 6 बजे से पहले समाप्त हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, तो ये देखो बनावली, बनावली कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे पे है। अब सरस्वती नदी हमें दिखती नहीं क्योंकि सरस्वती नदी सूख चुकी है। लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि हाँ, पहले सरस्वती नदी थी, ठीक है? हमारे ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख मिलता है सरस्वती नदी का। और सबसे इम्पोर्टेंट नदी पहले के समय में ना सरस्वती नदी ही थी, ठीक है? कि यमुना नदी, गंगा नदी ये सब बाद में प्रमुख हुई है, सबसे पहले सरस्वती नदी को ही हम कहते हैं। अम, हम एक श्लोक भी है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती ऐसा करके श्लोक है। जब हम सुबह में उठते हैं ना, तो नहाते समय हमें इस श्लोक का पाठ करना होता है कि हम लोग इस नदी के जल से स्नान कर रहे हैं। ये अपने धर्म का पाठ है, ठीक है? तो सरस्वती नदी का इम्पोर्टेंस हमारे में हमेशा से रहा है और महाभारत वगैरह में भी इसका उल्लेख रहा है सरस्वती नदी का और अब तो साइंटिस्ट लोग भी मानने लग गए हैं। लेकिन कहते हैं कि सूख चुकी है, सरस्वती नदी जो है सूख चुकी है। कहाँ पे? बनावली में, हरियाणा। हरियाणा में बनावली है, वो सरस्वती नदी के किनारे पे है, जहाँ से हमें क्या मिलता है? जो हल होता है ना, हल का खिलौना मिलता है, हल का खिलौना मिलता है। एक्चुअल हल नहीं मिलता, हल का खिलौना मिलता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एकमात्र सिटी है जो कि ओवल शेप्ड है। ओवल का मतलब पता है क्या होता है ना? ऐसा ऐसा देखने में होता है। देखना ओवल मतलब कि जो गोल नहीं होता, एलिप्टिकल टाइप होता है, ठीक है? ऐसा अंडाकार जिसे कहते हैं, अंडाकार होता है। तो एकमात्र ऐसी सिटी है जो कि ओवल शेप में, अंडाकार शेप में उसकी सेटलमेंट हो रखी है और रेडियल स्ट्रीट है। रेडियल का मतलब क्या होता है? जो गलियाँ एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे। मतलब कि अगर सपोज़ एक मेरा हाथ अगर नज़र आ रहा है, तो एक ऐसे अगर जा रहा है गली, तो दूसरा गली ऐसे जाए, ये 90 डिग्री पे कट होगा, ठीक है? 90 डिग्री पे कट होगा, इसे कहते हैं रेडियल स्ट्रेट, ठीक है? तो ये रेडियल स्ट्रेट है। ऐसे याद रखेंगे कि बनावली जो है ये हरियाणा में है, ठीक है? देखो हाँ, हम लोगों ने देखा हरियाणा में था राखीगढ़ी, आप लड़की को बात करने की कोशिश करते हो, वो आपको भाई बना लेती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, आपके लिए राखी बनवाएगी वो, तो उसका भाई उसे कह रहा है, "बनवा ली, राखी बनवा ली भाई अपने नए भाई के लिए, बनवा ली, ठीक है? बनवा ली।" ऐसे ही बोलते हैं ना, "बनवा ली भाई।" उसको भाई बनवा ली, उसके लिए राखी बनवा ली, तो हरियाणा में, ठीक है? अब जैसे ही उसने राखी बनवा लिया, ये समाचार आपके पास पहुँचा, तो आपका मुँह सूख गया, ठीक है? आपका मुँह सूख गया क्योंकि सरस्वती नदी सूख चुकी है, ठीक है? और लड़कियाँ जो है वो सोच रही होंगी भाई ये क्या हँसने वाली कौन-सी बात है? ये हमें रिलेट नहीं कर पा रहे, बट लड़के इसे ज़्यादा अच्छे से फ़ील कर पाएँगे। है ना हर्ष? है ना विद्यानंद? बोलते नहीं है ये, शर्म आ रही होगी। ठीक है, देखो अगला है आलमगीरपुर, ठीक है? आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आईबीसी की जो ईस्टर्न मोस्ट जो साइट है ना, वो आलमगीरपुर है। मैंने कहा कि ये जो है आपके मेरठ तक फैली हुई है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मेरठ तक फैली हुई है। मेरठ कहाँ पे? ईस्टर्न साइड में, ठीक है? तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है ये मेरठ में। कैसे याद रखेंगे? एकमात्र आपका ये इस्लामिक नाम आलमगीरपुर, ठीक है? एकमात्र इस्लामिक नाम या फिर मुस्लिम नाम या फिर उर्दू नाम, अरबी नाम, फारसी नाम जो आप कह लो, वो आपका यूपी में है, ठीक है? बाकी सारे के सारे जितने भी आईबीसी के नाम मिलेंगे, वो सारे के सारे आपको संस्कृत से मिलते-जुलते नाम मिलेंगे या फिर कुछ ऐसे ही नाम मिलेंगे, तो लगेगा कि इंडियन है, ठीक है? बट आलमगीरपुर आपको ये थोड़ा अलग-सा लगेगा, ठीक है? अब आप कहोगे भई उर्दू भी तो इंडियन ही है। हाँ, इंडियन है, डेफिनिटली इंडियन है, लेकिन वो पर्शियन के साथ मिक्स हुआ है, अपनी देसी भाषा इसलिए बनी है, तो बाद में ये आई है, ठीक है? तो पर्शियन के साथ मिक्स है। तो आप इसे जो कह लो आलमगीरपुर थोड़ा यूनिक सा है, अलग सा है, तो आलमगीरपुर मेरठ में, यूपी में आपका है ये, ठीक है? तो ईस्टर्न मोस्ट मोस्ट साइड है। सबसे ईस्ट में अगर कोई मिलेगा तो आलमगीरपुर मिलेगा। नॉर्मल याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके। मेहरगढ़, मैंने ये मेहरगढ़ से क्या बताया था? देखो, मैंने बताया था कि नियोलिथिक साइट में इंडिया में सबसे पहले चावल की जो खेती है, चावल की खेती करना सिखाया किसने? बेसिकली लोग को खेती करना सिखाया किसने? मैंने सिखाया। क्या सिखाया था? ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, कोल्ड हवा, है ना? कोल्ड हवा, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी और मैं अंशुमान मैं हर घर जा-जा करके लोग को सिखाया था कि खेती कैसे की जाए उस जन्म में।
अपने पिछले जन्म में जब ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, तो मैं घर-घर जाकर के मैं हर घर जाके लोगों को सिखाया था कि आप खेती कैसे करो। तो खेती करने की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? नियोलिथिक एज में। सिखाया किसने था? अंशुमान ने, हर घर जाकर के। तो ये याद रखना है, मेहरगढ़, ठीक है? ये जो है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रिकर्सर माना जाता है, उसके पहले माना जाता है। ऑब्वियसली भाई नियोलिथिक एज साइट है ये। मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट भी है और इंडस वैली साइट भी है, ठीक है? नियोलिथिक साइट भी है, इंडस वैली साइट भी है, दोनों चीज़ है। मेहरगढ़, याद हो गया? क्लियर हो गया ये चीज़? मेहरगढ़, आगे बढ़ते हैं। चन्हु दारो, ठीक है? चन्हु दारो। हाँ, देखो, चन्हु दारो जो है, ये आपका पाकिस्तान में है, ठीक है? मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में है, अभी के टाइम पे। और जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, वो भी पाकिस्तान में। कौन-सा? आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। अब ये चीज़ ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, चंदुनारो, कोट दीजी, ये आगे कोट दीजी, ये सारे के सारे पाकिस्तान में हैं, ठीक है? सूटगोंडर, ये भी आपका पाकिस्तान में, बहुत सारे साइट्स आपको पाकिस्तान में मिलते हैं, क्योंकि सिंधु नदी वहीं पे बहती है ना? सिंधु नदी वहीं पे बहती है, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे आपको बहुत सारे साइट्स मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या है? चन्हु दारो, ठीक है? सॉरी, कैसे याद रखेंगे? कि इसके बारे में कोई फैक्ट है कि यहाँ पे ना लड़कियाँ सब लिपस्टिक यूज़ करती थी। जो लड़कियाँ थी वो लिपस्टिक यूज़ करती थी क्योंकि यहाँ पे लिपस्टिक हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है? हालाँकि पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ले ये कोई कट हो गया था। ओके, तो चन्हु दारो, ठीक है? ये एकमात्र ऐसी इंडस साइट है जिसके के पास सिटाडेल नहीं है। सिटाडेल का मतलब क्या है? देखो सिटाडेल का मतलब है एक ऊँचा जगह। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि 2 एरिया होता है, एक सामान्य आदमी का और एक जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो ऊपर की साइड में रहते हैं, ठीक है? आज भी देख लो, आज आपका प्रधानमंत्री आवास कहाँ पे? सबसे हट करके पॉश एरिया में, वहाँ पे आपको नहीं जाने देंगे, वहाँ पे आप नहीं रह सकते हो उस एरिया में, है ना? तो उस टाइम पे हमेशा से यही होता है कि राजा-महाराजा हमेशा से महलों में रहे, ऊँचाई पे रहे, सुरक्षित जगह पे रहे। तो उस टाइम पे भी जो एक ब्यूरोक्रेट वर्ग था, ठीक है? वो रहता था सिटाडेल में, लेकिन चन्नू-दारो में आपको सिटाडेल नहीं मिलता है, ठीक है? चन्नू-दारो में आपको सिटाडेल नहीं मिलता, ये एकमात्र ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है? क्यों नहीं मिलती है? कैसे याद रखेंगे? ठीक है? ऐसे याद रखेंगे, चन्हु, चाँद जैसे, चान्हु, ठीक है? चाँद जैसे। चाँद जैसे मुखड़े वाले, अपने चेहरे पे लिपस्टिक लगाने वाली, ठीक है? चाँद जैसे मुखड़े वाली, मुँह पे लिपस्टिक लगाने वाली, होठों पे लिपस्टिक लगाने वाली थी वहाँ पे, ठीक है? इतना प्यार था वहाँ पे, इतनी प्यारी-प्यारी जगह थी, है ना? सुंदर-सुंदर लड़कियाँ थी। तो वहाँ पे भाई राजा-महाराजा ऊपर क्यों रहेंगे? सिटाडेल में क्यों रहेंगे? ऊँचाई वाली जगह में क्यों रहेंगे? है ना? वो तो सामान्य लोग के बीच में ही रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट लोग नाराज़ ना हो, ठीक है? मैं यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? क्लियर है? चन्हु-दारो, चाँद जैसे मुखड़े वाले। क्लियर है? एक बार सब लोग कन्फर्मेशन दे दो अपना क्योंकि टाइम भी हो गया है, रैप अप करेंगे फटाफट। बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर, ठीक है, बाकी लोग? जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे ही नहीं बढ़ूँगा। मैंने आगे बढ़ना ही नहीं है। अब लगता है सबका मन है कि क्लास को हम खत्म कर दें। वैसे भी 6 बज गया, 2 घंटे पढ़ाई हो ही गई ऑलमोस्ट। सब सो गए क्या क्लास करते-करते? हर्ष शायद दे दिया जवाब। कुमुदा, मुस्कान, कुछ बोलना है? क्लास समाप्त करें? यस सर। हाँ, तो बोलो ना। हर्ष? हाँ, लगता है हर्ष को कुछ ज़्यादा हर्ष हो गया है और अब ये बेहोश हो चुका है हर्ष के कारण। क्लास इतना अच्छा लग गया इसे लगता है। चैट आया। बहुत अच्छे से समझ आया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब हम किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं कि कोई जवाब देगा।
आई होप आप लोग को मजा आया हो आज की क्लास में, ठीक है? और आज की क्लास जैसे चली है, हम लोग कल इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आप लोग के लिए टास्क है, अब देखो जैसे जिन्हें एग्जाम देना है, जैसे छाया कुंडा, इन दोनों को एग्जाम देना है इस बार, तो आप लोग के लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोग की चीजें पढ़ी हुई है भी बहुत सारी। तो आप होमवर्क करो ना करो उतना मैटर नहीं करता, चीजें क्लास में ध्यान से सुनना और रिवीजन कर लेना, इतना ही सफिशिएंट है। बाकी लोग के लिए होमवर्क होमवर्क ये है कि आप लोग इन सब चीजों को रिवाइज करोगे जो आज पढ़ाया है, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपनी एंड से पढ़ करके आओगे, और साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक पीरियड जो है, उसको भी पढ़ करके आओगे। या तो यूट्यूब की कोई वीडियो देखो, या तो गूगल में सर्च करो वैदिक सिविलाइजेशन, लेकिन जितना हो पाए, जो हो पाए आप पढ़ करके आओ, ताकि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जी। अगर आप काम करके नहीं आओगे तो परसों से आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ये चीज का ध्यान रखना। मुस्कान, हर्ष, आप ध्यान रखना इस चीज का, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है? क्योंकि हम लोग, पता है उद्देश्य ये है कि पूरे सिलेबस को हम अच्छे से कवर करें, एक भी पॉइंट छूटे ना। तो अगर आप लोग रेगुलर रहोगे तभी वो चीज पॉसिबल हो पाएगा, तभी वो चीज संभव हो पाएगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग अपना होमवर्क करें और अच्छे से करें, बहुत कुछ मजा आएगा। पूरा सिलेबस हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है? ऑल द बेस्ट। क्लास में मजा आया होगा मुझे लगता है, अगर मजा होगा तो मुझे लगता है कल भी आप लोग जुड़ोगे, छोड़ोगे नहीं क्लास को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। वेटिंग रूम में विद्यानंद जी आए हैं, अब हमें जाने का टाइम हो गया। ठीक है, जो भी है हम लोग निकलते हैं अब। राम राम, राम राम, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, सो जाओ जिसको सोना है।